ओके, सो वेलकम टू दिस रैपिड रिवीजन जहां पे हम रिवाइज करने जा रहे हैं हमारे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, इसकी जो चीजें हमने 6 घंटे लगा के डिटेल में अपना टोल स्वॉट बीसीजी मैट्रिक्सेस पर्ट सीपीएम समझा था, जिसको हमने इतना टाइम दिया है, ये टाइम है कि हम उसे कैपिटलाइज करें कि ये सारी चीजें हम 1-1.5 घंटे में फास्टली रिवाइज कर पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं विद सबसे पहली चीज, हमारा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने विजन के अकॉर्डिंगली जो मुझे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, मैं उन तक बेटर प्लान कर पाऊं और मैं अपने जो रिसोर्सेज एलोकेट करने चाह रहा हूं, मैं उन्हें प्रॉपरली एलोकेट कर पाऊं मेरी प्लानिंग प्रोसेस में, मेरे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स प्रॉपरली अलोकेट हो। और उसी के साथ साथ मैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए चलूं, ताकि मुझे एक ओवरऑल राइट डायरेक्शन मिले मेरे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, मुझे एफिशिएंसी आए। दूसरा है सिचुएशनल एनालिसिस, कि जब मैं सिचुएशनल एनालिसिस करता हूं तो सिचुएशनल एनालिसिस मुझे पीरियोडिकली करना है। ये सिचुएशनल एनालिसिस क्या कह रहा है कि आपको देखना है मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही है। तो इट इज समथिंग सिमिलर टू योर एक्सटर्नल एनालिसिस। ये कह रहा है कि सिचुएशनल एनालिसिस में ये चार चीजें देखते हुए चलो। सबसे पहला आपका प्रॉब्लम क्या है, कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है और उसका कॉस्ट क्या है। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट दोगे दैट विल बी अ कंज्यूमर सर्विस, तो उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। दैट इज व्हाई यू नीड टू सी द प्रॉब्लम इन द मार्केट एंड यू आल्सो नीड टू सी व्हाट इज द सीवियरिटी एंड द कॉज ऑफ दैट मार्केट। सेकंड थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज द पीपल, कि आपके पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। तीसरा है आपका ब्रॉड कंटेक्स्ट, कि आपको ब्रॉडर कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चलना है। चौथा है आपका फैक्टर्स, कि आपका कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके कारण आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ओवरऑल आप आइडेंटिफाई करते हुए चलते हो स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट, जिसको हम शॉर्ट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि नीड क्या है सिचुएशनल एनालिसिस की, ताकि आप डेवलप कर पाओ और आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। जहां आपकी प्रायोरिटीज है वहीं पे तो आप अपने रिसोर्सेज एलोकेट करोगे। और दूसरी चीज, आपको मिले एक रियलिस्टिक पिक्चर। अब सिचुएशनल एनालिसिस करने वाले हो तो सुनो सुनो सुनो, सिचुएशनल एनालिसिस में भीड़ मत बुला लेना। सिचुएशनल एनालिसिस जब करते हो ना, तो आप एक फोकस्ड ग्रुप के साथ करते हो। मतलब आप एक छोटा ग्रुप बनाते हो 10-15-20 लोगों का, जिसमें एक्सपर्ट आते हैं, फंक्शनल एरियाज के एक्सपर्ट होते हैं, अपने अपने सब्जेक्टिव और रिस्पेक्टिव फील्ड्स के एक्सपर्ट्स आते हैं। और ये एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? दे डिबेट, दे डिस्कस, दे यू कंडक्ट आउट वन ऑन वन इंटरव्यूज, इन डेप्थ डिस्कशंस और वर्कशॉप्स। इनके थ्रू आपको क्या मिलते हैं? इनसाइट। दिस हेल्प्स यू डेवलप इनसाइट, दैट इज वेयर द सुटेबिलिटी और ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस लाइज। फिर उसने कहा सिचुएशनल एनालिसिस कर रहे हो ना, तो कुछ एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। ये कुछ एलिमेंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं सिचुएशनल एनालिसिस करते वक्त। कौन कौन से? आपका प्रोडक्ट, आपका कंपटीटर, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपका स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट, और आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले आप देखो कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इज द सोल्यूशन टू कस्टमर, दैट इज योर कस्टमर इज योर किंग। क्योंकि जितना कंज्यूमर सेटिस्फाइड, उतना ज्यादा मेरा सेल्स, उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट। और वो तब होगा जब मेरा प्रोडक्ट इतना केपेबल है कि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो उस केस में मैं सबसे पहले देखता हूं कि मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या केपेबिलिटीज है, क्या क्या वैल्यूज, एंड हाउ कैन आई सेटिस्फाई द कंज्यूमर। तो आप सबसे पहले डिफाइन करो क्या कि आपका कोर प्रोडक्ट क्या है, आप किस प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हो। और दूसरा, उसी के साथ आप सेकेंडरी और एंसिलरी प्रोडक्ट क्या क्या दे सकते हो, और उन प्रोडक्ट्स को आप कैसे टेलर मेक कर सकते हो अपने कस्टमर के लिए। दूसरा, आपका कंपिटिटिव सिचुएशन, क्योंकि आपका जो कंपिटिटर है ना, वो भी तो ये सारी चीजें देख रहा है, वो भी तो सेम कंपिटिटर के लिए ही आपसे compete कर रहा है, तो वो भी इम्प्रोवाइज करना चाहेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे? कंपिटिटर सिचुएशन में आप ट्राई करोगे कि आप देखो कि आपके कंपिटिटर की कोर कैपिटल, कोर कंपिटेंसी क्या है, आपके कंपिटिटर की कैपेबिलिटीज क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक काउंटर अटैक करना चाहोगे। तो यू सी द कैपेबिलिटीज और द कोर कंपिटेंसी ऑफ योर कंपिटिटर एंड यू ड्राफ्ट योर प्लान्स अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन में क्या होता है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। तो देखो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चैनल्स है, लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स क्या क्या है। फिर ये कह रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए चलो, कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या पैसल वाली जो हमें पॉइंट्स थे ना, वो देखना है कि क्या क्या इकोनॉमिकल सिचुएशन है, क्या क्या सोशल सिचुएशन है। अब आपने बाहर की तरफ देख लिया, अब एक शॉर्ट एनालिसिस भी देख लो।
दैट इज योर अपॉर्चुनिटी एंड इश्यूज एनालिसिस। यहाँ पे हम स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को एनालाइज करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशनल एनालिसिस कर रहे हो ना, तो कुछ चीजों और ध्यान में रखना कि ये सिचुएशनल एनालिसिस क्या आपके गोल्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर रहा है, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये आपकी सिचुएशन आउटसाइडर भी इसको आसानी से समझ पाएगा, क्या ये आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में काम कर रहा है, जो आपके की फैक्टर्स है ये आपको वो बता रहा है या नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा शॉर्ट एंड टोज एनालिसिस। तो शॉर्ट एंड टोज एनालिसिस में यहाँ देखते जाओ, यहाँ पे कुछ इमेजेस है, अगर आपने ये इमेजेस देख ली तो आपको फटाफट चीजें रिवाइज होते जाती है। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ शॉर्ट एनालिसिस में। अब यहाँ पे व्हाट आई वुड प्रेफर कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या हमें पहली बार डिस्कवर कर रहे हो, तो जब भी आप ये रिवीजन देख रहे हैं फॉर स्पेशली फॉर दिस चैप्टर, तो आप एक रफ बुक लेके बैठिए और उस रफ बुक में जो जो डायग्राम्स आते हैं उन्हें स्क्रिबल करते जाइए, क्योंकि अगर आपको एक डायग्राम आ गया तो आपको आगे की 3-4 पेज की थ्योरी इसी डायग्राम से आप डिराइव कर पाएंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद योर शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस किसने डिस्कवर किया था? K11 ने। K11 ने कुछ डिस्कवर किया था जिसे उन्हें फोर्सेस मॉडल कहा था। उन फोर्सेस मॉडल 5 फोर्सेस को फोर्सेस मॉडल क्या था, उस मॉडल में दिक्कत क्या थी, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो उसी कॉम्प्लेक्स मॉडल को थोड़ा डिस्टिल किया, थोड़ा आसान बनाया और हमारे पास आया स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में मैं क्या करता हूँ, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ दो चीजें जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रेंसिक है, मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दो चीजें जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, दैट इज माई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं ये क्या होता है। माई स्ट्रेंथ आर माई इंट्रेंसिक कैपेबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है इंट्रेंसिक। My strengths are my intrinsic resources and capabilities that give me a competitive advantage. वहीं पे मेरी weakness क्या होती है? मेरी limitation. So my weakness becomes my intrinsic limitation that causes a strategic disadvantage. फिर अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी इज एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज जो फेवरेबल हो, जिसके कारण मुझे अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने का मौका मिले। सो एन अपॉर्चुनिटी बिकम्स अ external favorable condition that results that gives me a competitive advantage of consolidating my market position. स्ट्रेंथ उस का अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल अपोजिट होता है आपका थ्रेट। थ्रेट क्या होगा? एक अनफेवरेबल कंडीशन होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जिसके कारण रिस्क होगा कि डैमेज हो सकता है। तो अ थ्रेट बिकम्स अ unfavorable condition in the external environment that causes the risk or threat of causing damage to me। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड किया था, इसी को हमने इवॉल्व करके हमने टोज मैट्रिक्स बनाई थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि स्वॉट एनालिसिस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए टूल है। ये हमें बताता है कि कैसे हम स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर पाएंगे और थ्रेट्स को मिटिगेट कर सके। तो ये सारी चीजों के लिए हमारे पास है स्वॉट एनालिसिस, जिसके की कंपोनेंट है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये किसने डेवलप किया? K11 ने। इसके पहले इन्होंने क्या डेवलप किया था? फोर्स फील्ड मॉडल, फोर्स फील्ड एनालिसिस। और उसी फोर्स फील्ड एनालिसिस की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण उसे सिंप्लीफाई करके हमने क्या बनाया? स्वॉट एनालिसिस। अब ये हमने एक केस स्टडी देखी थी अमेजोन की कि कैसे कैसे अमेजोन की क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है। और इसके बाद हम आ रहे हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, दैट इज टोज मैट्रिक्स, दैट वाज डेवलप्ड बाय वेलरिच। वेलरिच ने क्या किया कि देखो, स्वॉट एनालिसिस मुझे सिर्फ चीजें बताता है कि तेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, बट करना क्या इसका? ये तो इसके लिए स्वॉट एनालिसिस एक ऑडिट टूल है, ये आपको एक ओवरव्यू देता है, बट मुझे एक्शन टूल तो दो। तो एक्शन टूल आता है आपका टोज एनालिसिस। कि टोज एनालिसिस कपल करता है सारी चीजों को और मुझे बताता है हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉरवर्ड। तो टोज एनालिसिस ने क्या किया? सबसे पहले चीजों को बांटा। चीजों को कैसे बांटा? इसने देखा कि बाहर क्या है, इसने देखा कि बाहर क्या है, तो ये वाला पोर्शन हो गया बाहर का, ये हो गया बाहर क्या है। तो मुझे अगर टोज मैट्रिक्स बनानी है तो टोज मैट्रिक्स में मैं क्या करता हूँ, मैं पहले देखता हूँ बाहर क्या है। बाहर अपॉर्चुनिटी होगी, बाहर थ्रेट होगा, और इस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को मैं मीट करता हूँ अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ। तो मेरा जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ और मेरी इंटरनल थ्रेट के साथ, अपॉर्चुनिटी इंटरनल स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी इंटरनल वीकनेस के साथ मैच हो सकती है। जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो किस किस के साथ? इंटरनल स्ट्रेंथ और थ्रेट एंड वीकनेस का ग्रुप बन सकता है। तो इस तरीके से मेरा टोज मैट्रिक्स के 4 बॉक्सेस डिराइव हो जाते हैं। अब इन बॉक्सेस में आप याद रखिए, जहां पे कोई चीज पॉजिटिव है, कोई चीज अच्छी है, स्ट्रेंथ है या अपॉर्चुनिटी है, तो वो प्लस साइन है, उसे मैं कहता हूँ मैक्सी।
और जहां पे भी कोई चीज नेगेटिव है, जहां वीकनेस या थ्रेट है, उसे मैं नाम देता हूँ एज मिनी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं मैक्सी मैक्सी मिनी 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 मैक्सी मैक्सी मिनी के। तो अब ये कैसा है देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, की जहां मेरे पास भी स्ट्रेंथ है, मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी है, तो वो मेरी कौन सी क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, वो मेरे स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी के क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, दोनों चीजें पॉजिटिव है, तो मेरी स्ट्रेटेजी बनती है मैक्सी मैक्सी। ये कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, जहां पे मुझे अपनी कॉम्पिटेटिव पोजिशन का, स्ट्रेंथ का फायदा उठाना चाहिए, मार्केट को कैपिटलाइज करना चाहिए, ग्रोथ करना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। द सेकंड थिंग इज कि इसी को मैं कहता हूँ एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। दूसरी होती है इसी का ठीक उल्टा अपोजिट, जहां पे मेरी मार्केट में थ्रेट है और मेरे अंदर वीकनेस है, मार्केट में थ्रेट है, मेरे अंदर वीकनेस है, दोनों चीजें नेगेटिव है, तो ये मेरी मिनी मिनी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे मैं कैसा रहूंगा, डिफेंसिव, यहाँ पे मुझे चलना है डिफेंसिव, तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। यहाँ पे हमें दो चीजें करनी है। पहली चीज क्या है, हमें अवॉइड करना है थ्रेट को, और हमें जो अपना वीकनेस है उसे मिनिमाइज करना है, ताकि जो थ्रेट अगर मटेरियलाइज भी हो गया तो उसका हम पे कम से कम असर हो। उसके बाद मेरे पास एक स्ट्रेटेजी आती है, दैट इज माई स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स। दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ मीट योर थ्रेट, कि जहां पे आप अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपने थ्रेट का असर कम करने की कोशिश करते हो। दिस इज स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। यहाँ पे दोनों चीजें पॉजिटिव है, वेयर योर स्ट्रेंथ एंड थ्रेट बोथ आर, सॉरी, जहां पे एक चीज पॉजिटिव है एक चीज नेगेटिव है, स्ट्रेंथ पॉजिटिव है यानी मैक्सी, और थ्रेट जो है नेगेटिव है, तो दिस बिकम्स योर मैक्सी मिनी स्ट्रेटेजी। तो मैक्सी मिनी स्ट्रेटेजी में आप कंजर्वेटिवली चलते हो, आपको थ्रेट से बच के चलना है ना, तो इसे आप कहते हो कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी, जहां आप थ्रेट से बच के चल रहे हो, दिस इज कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी। वहीं पे आपका एक कॉम्बिनेशन और उल्टा बनेगा, जो जिसमें होगा कि क्या होगा, यहाँ पे आपके पास मैक्सी मिनी था, यानी स्ट्रेंथ था और थ्रेट था मार्केट में। इसका अपोजिट इंटरनल वीकनेस, मार्केट अपॉर्चुनिटी, दैट बिकम्स योर मिनी मैक्सी। मिनी मैक्सी स्ट्रेटेजी कौन सी है, मिनी मैक्सी स्ट्रेटेजी है कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आपको बच के नहीं चलना है, यहाँ पे आपके पास मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, आपको compete करना है, दैट बिकम्स योर कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। तो इन स्ट्रेटेजीज में क्या होगा, जब हम यहाँ कंपिटेटिव स्ट्रेटेजी की बात करें, जहां पे आपके पास वीकनेस है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी, तो आप compete करोगे कि आप तेजी से अपनी वीकनेस ओवरकम करो, ताकि आप मार्केट में स्ट्रेटेजी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाओ। तो दिस बिकम्स योर WO, वो इज कॉम्पिटिटिव। तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि वो इज कॉम्पिटिटिव एंड ST इज कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे अगर आपको ये डायग्राम याद आया होगा, तो आप इसे कैसे ड्राफ्ट करेंगे ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको अंदर के पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है, सबसे पहले डिस्क्राइब कर दो कि भैया एक कॉम्बिनेशन कौन सा है, स्ट्रेंथ वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन के अल्टरनेटिव नाम, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन के अल्टरनेटिव नाम दिए, इसका इफेक्ट क्या होगा हम पे, कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज हो रही है, तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन रही है, दैट इज द इफेक्ट, एंड व्हाट टू डू, वी हैव टू एक्ट एग्रेसिवली टू कैपिटलाइज ऑन द थिंग्स। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेंट्स। यही सेम चीज यहाँ पे इन्होंने हमको थ्योरी में दिया है कि हाँ, ये कहते हैं वेलरिज भाई साहब ने ये डेवलप किया स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी वीकनेस थ्रेट से। यहाँ पे इन्होंने पहली चीज देखी कि जहाँ स्वॉट में आप ऑडिट टूल दे रहे थे कि सिर्फ चार चीज है, यहाँ पे आप एक एक्शन टूल दे रहे हो, यहाँ आप बता रहे हो कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉपरेट करते हो। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हो, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखते हो, फिर उसको मैच करते हो इंटरनल एनवायरनमेंट से, ताकि आपको एक एक्शन प्लान मिले। ये सबसे पहले हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में ये जाने दो, दिस इज नथिंग बट अनदर डेफिनेशन वाला पार्ट, इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कि स्वॉट और टोस्ट कौन कौन यूज कर सकता है। तो स्वॉट एंड टोस्ट यूजुअली तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट लेवल यूज करता है, बट ये इतना वर्सेटाइल है कि इसको मिडिल मैनेजमेंट बिजनेस लेवल भी यूज कर सकता है। इसको बिजनेस लेवल के नीचे कौन आता है, आपका फंक्शनल लेवल, तो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स भी यूज कर सकता है। साथ ही साथ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल एम्प्लॉयज है ना, वो एम्प्लॉयज भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसमें स्वॉट और टोस क्यों यूज करना है, क्योंकि ये सिंपल टेक्निक्स है जो हमें इंसाइट देती है, जो हमें बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। फिर ये इन्होंने फैक्टर्स के बारे में बताया, ये सेम चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं नीचे आता हूँ। फिर ये स्ट्रेटेजीज के बारे में बता रहे हैं, स्ट्रेटेजी में क्या करना है, सेम रिपीटेटिव पॉइंट, कि जहाँ पे एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है, मैक्सी मैक्सी स्ट्रेटेजी है, वो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे सारी चीजें मेरे फेवर में है, तो यहाँ मैं एक्सपांशन के लिए जाऊंगा। यहाँ पे इसका दूसरा नाम उन्होंने दे दिया कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी। कंजर्वेटिव क्या थी, जहां पे स्ट्रेंथ से मैं थ्रेट को कम्बैट करता था, दैट इज माई मैक्सिमिनी। तो ST वॉज
कंजर्वेटिव। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटरनल पोटेंशियल है लेकिन मार्केट फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को कंजर्व करके चलना चाहूंगा। फिर उसी का उल्टा, कि मार्केट में फेवर है, मेरे पास वीकनेस है, दैट इज मिनी मैक्सी, दैट इज योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। कि जहां पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास वीकनेस है, तो मैं compete करूंगा, अपनी वीकनेस को आउट ग्रो करूंगा, ताकि मैं मार्केट में कैपिटलाइज कर पाऊं अपॉर्चुनिटीज को। और डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, जहां दोनों ही चीजें नेगेटिव है, मिनी मिनी, जहां पे मार्केट में भी क्या है, थ्रेट है, और मेरे पास भी क्या है, वीकनेस है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफेंसिवली चलूंगा, अपना लॉस मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। फिर ये एक केस स्टडी जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे कुछ, अब हम आते हैं अगले टूल की ओर। मेरा पर्ट वर्सेस सीपीएम, वन ऑफ द टूल दैट वी हैव गिवन ऑन एन आर ऑन और सो अपॉन, ये सबसे इजीएस्ट चीज आपको लगेगी, क्योंकि मेरा पर्ट क्या होता है, मेरा पर्ट होता है मेरा प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। मतलब कि क्या, जब भी मैं कोई काम कर रहा हूं, उस प्रोग्राम को इवेल्युएट करना, रिव्यू करने की एक टेक्निक है। पर्ट मुझे बताता है कि पर्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई काम कितने समय में हो सकता है, और उसे रीजनेबली किस समय में किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं पट। दूसरा है सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये मुझे बताता है कि जब आप वो काम करोगे ना, तो उसमें कौन सी एक्टिविटी सबसे क्रिटिकल है, जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली है, उन्हें हमें प्रायोरिटी पे चलाना है। तो ये उन पाथ्स को आइडेंटिफाई करने में मुझे हेल्प करता है, ताकि जब मैं वो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी करूं, तो तब मैं पैरेलली कोई दूसरी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी ना करूं। तो पॉइंट बीइंग कि क्रिटिकल पाथ मेथड में हम क्रिटिकल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हम उन्हें प्रायोरिटी पे इंडिविजुअली चला सके, और जो मेरी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है वो पैरेलली चल सकती है। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है, जो पर्ट है, ये डेवलप ही हुआ था यूएस नेवी के द्वारा, ताकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रख के बना था। सो पर्ट इज समथिंग दैट इज फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स दैट आर, जो आपके रूटीन नेचर के नहीं है, जिसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, तो ये उसके लिए। जबकि सीपीएम जो है ना, ड्यूपॉन्ट ने के लिए डेवलप हुआ था, और रूटीन नेचर की एक्टिविटीज के लिए डेवलप हुआ था, जो जहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए सीपीएम फोकसेस मोर ऑन दैट। अब पहले बात करते हैं पर्ट की, कि पर्ट में हम करते क्या है। पर्ट में हमारे पास, अगर आपको याद होगा, कि मैंने जो आपको कैलकुलेशंस दिखाए थे फॉर योर नॉलेज पर्पजेस, उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट ही किया था पर्ट में स्टार्ट किया था हमने यहाँ पे, कि पर्ट में आपको पास 3 टाइम दे देता है आपको, कि भाई एक चीज बताओ, कि ये मेरे पास अलग अलग एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटी मैं कितने कम से कम समय में कर सकता हूँ, मुझे वो चीज बता दो। सो वो चीज आपको बता देता है आपका पर्ट, कि कोई काम है, मुझे वो काम करना है, तो वो काम कितने समय में हो सकता है, जिसे हम कहते हैं रीजनेबली एक्सपेक्टेड टाइम। बट वो एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालता हूं मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मेरा नॉर्मल टाइम क्या है। कि एक मुझे सपोज क्लासेस का हमने एग्जांपल लिया था, कि मुझे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो नॉर्मली लाइकली टाइम है कि 3 महीने में वीडियो लेक्चर्स खत्म हो जाने चाहिए। बट एक अपॉर्चुनिटी कह रहा हूं मैं, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, कि मैं अगर जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहूं, तो मैं एक दिन में 3-3 लेक्चर्स देख के ऑप्टिमिस्टिकली 1 महीने में लेक्चर्स खत्म कर सकता हूं। और एक इसका होता है पेसिमिस्टिक टाइम, कि मैं अगर बहुत डिले करूं, तो मैं प्रोकास्टिनेट कर करके पेसिमिस्टिकली 5 महीने में लेक्चर्स खत्म कर सकता हूँ। तो आपका एक प्रोजेक्ट है जो लाइकली 3 महीने में हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिकली 1 महीने में हो सकता है, और ऑप्टिमिस्टिकली 5 महीने, सॉरी, ऑप्टिमिस्टिकली 1 महीने में हो सकता है, पेसिमिस्टिकली 5 महीने में हो सकता है। तो रीजनेबली कितने समय में होगा, कितने समय में एक्चुअली, वो बताओ। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम, अब ये कैलकुलेशन, ये नंबर पे फोकस मत करो, और ये ऊपर की 3 चीजें भी मत फोकस करो, क्योंकि मुझे आपको यहाँ नंबर्स पे फोकस नहीं करना है। मुझे आपको सिर्फ एक पॉइंट समझाना है, कि पर 3 टाइम वेरिएंट से डील करता है। तो वो 3 टाइम वेरिएंट के लिए ही मैं ये आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। अगर ये नहीं समझ में आया कैलकुलेशन, डोंट वरी। तो इन 3 टाइम वेरिएबल्स को हम लेते हैं, एक फॉर्मूला में डालते हैं, कि और उस फॉर्मूला से मैं एक एक्सपेक्टेड टाइम निकाल देता हूँ। तो वो एक्सपेक्टेड टाइम आया मेरा 3 मंथ। कैसे आया, कि मैंने 1/6 किया, उसमें मेरा जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम था उसको ऐड किया, मेरा पेसिमिस्टिक टाइम था उसको ऐड किया, और जो मेरा नॉर्मल टाइम था, लाइकली टाइम था, ये 3 मंथ्स का, इसको इंटू 4 करके ऐड किया।
तो आपने तीनों टाइम्स को ऐड करना है, उसमें लाइकली टाइम जो है उसका 4 टाइम्स ऐड करना है, और टोटल को डिवाइड कर देना है 6 से, तो आपका एक एक्सपेक्टेड टाइम आ जाता है। तो ये मैंने निकाला एक एक्सपेक्टेड टाइम। अब इस एक्सपेक्टेड टाइम के बेसिस से मैं क्या करूंगा, मैं ड्राइव करूंगा अपना पर्ट। पर्ट में ये अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने अपनी अलग अलग एक्टिविटीज थी, कि मैंने अलग अलग एक्टिविटीज को लिख दिया, उनके लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपका मतलब मोस्ट लाइकली टाइम, और आपका नेगेटिव टाइम जैसे मैं कह रहा था पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये लिख के मैंने एक एक्सपेक्टेड टाइम निकाला। जब ये एक्सपेक्टेड टाइम मैंने निकाला तो मैं इसे एक ग्राफिकल मॉडल में डालता हूँ, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ कि मैं लिखता हूँ मुझे एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 पे जाने में कितना समय लगेगा, और मैं किस ऑर्डर में एक्टिविटीज करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो मान लीजिए मैं एक्टिविटी 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, 5 करता हूँ, फिर 6 करता हूँ। मेरे पास दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि मैं एक्टिविटी 1 3 5 6 कर लूँ। चौथा अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि मैं एक्टिविटी 1 4 करके 6 पे चले जाऊं। तो ये मेरी अलग अलग एक्टिविटीज है और वो कैसे लिंक्ड है। फिर मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम्स लिखे कि जैसे एक्टिविटी 1 से 2 में जाने में 2 दिन लगेंगे। ये 2 दिन क्या है, ये एक्सपेक्टेड टाइम है, ये जो आपने कैलकुलेट किया ना, ये 2 दिन यहीं का सा एक्सपेक्टेड टाइम है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1 से 1 to 2 जाने में मुझे यहाँ इतने 3 टाइम फ्रेम्स दिए थे, उससे मैंने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला 2 दिन का, तो वही 2 दिन यहाँ पे आ जाता है। एंड सो ऑन करके मैं इस चार्ट में पूरे टाइम्स लिखता हूँ। अब इन टाइम्स के थ्रू मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मुझे फॉरवर्ड आने में कितना टाइम निकलता है। तो जो मेरा पहला पॉइंट बनता है, ये बनता है 0 0। अब ये नंबर्स पे ध्यान मत देना, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए, आपको अगर इसमें से कुछ देखना है तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और डिफरेंस ही है जो क्वेश्चनेबल है। ये सब मैं आगे के पॉइंट्स आपको समझ में आए कि हाउ पर्ट एंड सीपीएम इज डिराइव्ड, और वो डिफरेंसेस में वो कहना क्या चाह रहा है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम लिखा, तो यहाँ पे जो नीचे वाला टाइम है 0 0 में, जो नीचे वाला 0 है वहां से हम फॉरवर्ड लिंक कर रहे हैं। तो जहां पे मैं जा रहा हूँ फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 में मुझे जाने में कितना टाइम लगा, 2 दिन, तो यहाँ आ गया 2। अब यहाँ पे 2 to 5 जाने में मुझे 1 दिन और एक्स्ट्रा लग रहा है, तो यहाँ आएगा 3। बट यहाँ पे देखो 5 में मैं यहाँ से भी तो आ सकता हूँ ना, तो इसलिए मैं 3 को यहाँ अभी आउटवर्ड लिख रहा हूँ। फिर मैंने देखा 1 to 4 जाने में मुझे 4 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ 4 आया। और 3 to 5 जाने में मुझे 6 डेज और लग रहे हैं। मुझे यहाँ से यहाँ जाने में 3 to 5 जाने में 6 डेज लग रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ 3 तक पहुंचने में ऑलरेडी 4 दिन लग गए थे, और ये 4 + 6 टोटल 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा है। और इन दोनों का जो बड़ा नंबर है आगे जाते वक्त, वो बड़ा नंबर यहाँ आ गया, तो यहाँ टोटल 10 डेज लगे। फिर यहाँ से आगे जाने में मुझे 6 पे कितने दिन लग रहे हैं, 7, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 17। बट यहाँ से भी तो मैं आ सकता हूँ, तो उसके लिए मैंने देखा 1 to 4 जाने के लिए मुझे 3 डेज लगे, यहाँ 3 आ गया। यहाँ पे 3 + 5, तो 3 + 5 6, 3 + 5 8। अब 17 और 8 में ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, 17, तो यहाँ पे मेरे पास 17 आ गया। तो दिस इज हाउ मेरे फॉरवर्ड जाते वक्त, मुझे ये एक्टिविटीज करते वक्त, आगे जाते वक्त कितना टाइम लगता है, 17 डेज का। दिस इज माई अर्लीस्ट टाइम। अब मैं बैकवर्ड्स जा रहा हूँ कि मुझे लेट टू लेट हुआ तो कितना टाइम लगेगा। यहाँ 17 माइनस, देखो आते वक्त हमने ऐड किया था, अब वापस जाते वक्त हम ये यहाँ से माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ 17 था, 17 - 7 गिव्स यू 10, 10 - 1 गिव्स यू 9, 9 - 2 गिव्स यू 7। बट यहाँ पे रुक जाना कि जब हम पीछे जा रहे हैं ना, तो यहाँ देखो 1 पे 2 से भी आ सकते हो, 3 से भी आ सकते हो, 4 से भी आ सकते हो, तो इसलिए इन नंबर्स को हम पहले बाहर रखेंगे। अब हम जब आगे जा रहे थे तो हम ग्रेटेस्ट नंबर ले रहे थे, जब हम पीछे जा रहे हैं तो हम लोएस्ट नंबर लेंगे। तो यहाँ लोएस्ट नंबर कौन सा है, 0, तो हम यहाँ 0 ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 17 - 5 होगा, तो ऊपर 12 आया, 12 - 3 होगा, सो यू गॉट 9। सिमिलरली 17 - 7 गिव यू 10, 10 - 4 गिव यू 10, 17, सॉरी 10, 10 - 6 गिव यू 4, 4 - 4 गिव यू 0, तो यहाँ 0 आया। एंड दैट इज हाउ वी हैव डिराइव दिस चार्ट। अगर आपको ये नंबर्स भी नहीं समझे तो भी ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि ये आपका इतना ज्यादा रेलिवेंट कैलकुलेशन आएगा ही नहीं। इसमें मैं मेन क्या सिखा रहा था आपको, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालना है। तो यहाँ देखो जो जो पॉइंट्स नंबर ऊपर नीचे सेम आ रहे हैं, दैट इज योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मैचिंग। यहाँ 10 10 हो गया, यहाँ पे 0 0 हो गया, 4 4 हो गया, 17 17 हो गया। तो ये मेरा क्रिटिकल पाथ मिला। क्यों? क्योंकि ये वो एक्टिविटीज है जिन्हें जल्दी से जल्दी और लेट से लेट करने में सेम टाइम लग रहा है, कि जल्दी से जल्दी भी 10 दिन में होगी, लेट से लेट भी 10 दिन में होगी। तो ये बनता है मेरा क्रिटिकल पाथ। तो मेरा 1 3 5 6 का बना क्रिटिकल पाथ, की ये वो एक्टिविटीज है जब मैं इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं 1 से 3 पे जा रहा हूँ, 3 से 5 पे जा रहा हूँ, तब मैं कोई दूसरी एक्टिविटी पैरेलली नहीं चलाऊंगा। तो मुझे आपको सिर्फ इतना सा समझाना था। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपको सेम चीज दी है कि पर्ट सीपीएम
टूल्स है जिनको मैं यूटिलाइज करता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। एक रियलिस्टिकली मैं प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाना चाह रहा हूँ कि मैं कोई कंस्ट्रक्टर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, तो बिल्डिंग कितनी दिन में खड़ी होगी वो मैं कैसे स्केड्यूल करूं, मैं कब एंड टाइम दूं अपने क्लाइंट्स को कि इस डेट पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए मैं पर्ट और सीपीएम को यूज करता हूँ। इसमें उन्होंने बताया कि पर्ट यूएस नेवी ने डेवलप किया था, सीपीएम जो है ड्यूपॉन्ट ने डेवलप किया था। ये किन प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है? कंस्ट्रक्शन के, डेवलपमेंट के, रिसर्च के, नासा के एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, स्पेस के, आपके मूवीज प्रोडक्ट यूज करने के लिए, आपकी शिप्स वगैरह बिल्ड करने के लिए, मेजर रिलोकेशन फैसिलिटीज बिल्ड करने के लिए, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बिल्ड करने के लिए, एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स रन करने के लिए। फिर उन्होंने बताया सीपीएम क्या है। सीपीएम कौन सा है? वो टूल है सीपीएम जो क्रिटिकल पाथ बताता है। क्रिटिकल पाथ क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ, कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को आइडेंटिफाई करने में मुझे हेल्प करता है। ये कहाँ कहाँ मैं यूज कर सकता हूँ? ये मैं असेस करते वक्त क्या क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन सी पैरेलली परफॉर्म कर सकती है, कौन सी शॉर्टेस्ट टाइम किन में लगेगा, रिसोर्सेज कितने लगेंगे, कौन से टास्क हमारी प्रायोरिटी पे, और हम कैसे स्केड्यूल करेंगे। ये कुछ की फैक्टर्स को मैं ध्यान रखते हुए सीपीएम निकालता हूँ। उसका स्टेप क्या है? सबसे पहले इवेल्युएट करो कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। वो हमने कहा था ना, एक्टिविटी 1 2 3 4। तो आप सबसे पहले लिखो कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। उसके बाद आप लीड डाउन करो कि किस ऑर्डर में चीजों को करना है। 1 2 3 4 लिख दिया आपने, 1 2 3 4 आपने लिख दिया, 5 ये एक्टिविटीज करनी है। फिर आपने देखा कि किस ऑर्डर में कौन सी एक्टिविटी होगी, तो उसका आपने कनेक्शन बनाया। उसके बाद ये सारी चीजें आपने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दी कि कौन सी एक्टिविटी साइमल्टेनियसली हो रही है, और उनको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद आपने एक कैलकुलेशन किया, तो वो जो मैं निकाल रहा था ना टाइम, तीनों टाइम को ऐड करके मोस्ट लाइकली को 4 टाइम्स ऐड करना था और डिवाइड बाय 6 करना था, तो उससे मुझे मिल रहा था एक्सपेक्टेड टाइम। तो ये देखो, ये मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है, ये मेरी एक्टिविटीज है। तो उन्होंने क्या कहा, पहले लिखो कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, उनका फ्लो क्या रहेगा 1 to 4, फिर उनको कितना समय लगेगा ये, और फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। तो इस तरीके से आपको क्रिटिकल पाथ और टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो लॉन्गेस्ट पाथ है ना, वो आपका क्रिटिकल पाथ बनता है। जैसे यहाँ पे 34 डेज, 35 डेज, ये 34 35 डेज कैसे आया? उन्होंने ये एक पाथ ये ऐड किया होगा, दूसरा पाथ जो उन्होंने ऐड किया होगा वुड बी दिस। अब इसमें से जो नंबर ज्यादा है, कि आई थिंक कि यहाँ पे 14 + 10 + 10 आया होगा, यहाँ पे कितना आया होगा, 14 + 7 + 4 + 10, सो दैट इज हाउ यू गॉट 34 and 35। तो इसमें से लंबा टाइम किस में जा रहा है? 35। 35 बिकम्स माई क्रूशियल ड्यूरेशन की सबसे लेट एक्टिविटी इस पाथवे के थ्रू होगी, 1 2 3 4 5 के थ्रू। सो दिस बिकम माई क्रिटिकल पाथ। अब इसके से होगा क्या, जो क्रिटिकल पाथ है ना, उसमें आप एक्टिविटीज को पैरेलली रन नहीं कर पाओगे। अब इन्होंने कहा कि एडवांटेज क्या है, पॉइंट का एडवांटेज क्या है, कि हमें बताता है कि हमारे लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल है, और हम उन्हें बिगिनिंग से लेके एंड तक के कैसे प्लान कर सके। ये हमें फोरकास्ट करने में हेल्प करता है कि हम कैसे एक्टिविटीज को स्केड्यूल करें, कि हम क्रिटिकल एक्टिविटीज को इंडिपेंडेंटली चलाएंगे, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को पैरेलली चलाएंगे। फिर ये हमें बताता है कि डेटा को ना मैं पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो ये मुझे समझने में भी आसानी होगी। फिर ये मुझे 3 वे टाइम एस्टिमेट देता है। 3 वे टाइम एस्टिमेट क्यों? क्योंकि हमने देखा था पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम, तो वो मैंने कैलकुलेशन सिर्फ इस एक पॉइंट के लिए समझाया था। तो दिस वर द 3 टाइम एस्टिमेट्स। और ये हमारे जब सबको पता है कि क्या करना है, तो हमारे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है हमारी फर्म में। फिर इसके बाद ये हमें बताते हैं लिमिटेशन क्या है पर्ट की। तो सबसे पहली लिमिटेशन आपके सामने आ रही है कि भाई इसमें टाइम बहुत लग जाता है, रिसोर्सेज बहुत लग जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये हाईली कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। कि पहली चीज कि आपको जो टाइम और रिसोर्सेज जो है ना, देखो शुरू से आते हैं, हमको जब भी लिमिटेशन लिखनी है, हर जगह हम एक कॉमन रोना रो सकते हैं कि कॉस्ट, कि जब भी मैं पर्ट करता हूँ तो पर्ट निकालने का ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लग सकती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इसमें मैन पावर रिसोर्सेज जो हमें लग रही है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए। दूसरी चीज ये हमें क्या कह रहे हैं कि ये जो हमने ना टाइम जो निकाले थे ना, कि इतने टाइम में लाइकली हो जाना चाहिए, इतने में पैसे ऑप्टिमिस्टिकली कर लूंगा, इतने में पेसिमिस्टिकली कर लूंगा, ये सब अजम्पशन बेस्ड थे। तो जितने आपके टाइम आपने लगाए, दैट वाज बेस्ड ऑन अजम्पशन। तो आपका कैलकुलेशन का बेस एक अजम्पटिव टाइम पे है, दूसरा इसमें कॉस्ट ज्यादा लग सकती है, और तीसरा ये जो सिंपल और रिपीटेटिव प्रोसेस है उसके लिए नहीं है। यहाँ पे स्वॉट और टोज आप सिंपल प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते थे, आप इसको
कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज करते हो। अब इन्होंने आपको डिफरेंशिएशन दिया है कि पर्ट और सीएमपी का क्या क्या डिफरेंस है, और अगर आपको इनके बारे में इंडिविजुअली भी लिखना है तो आप ये सारी चीजें क्लब करके लिख देते हो। तो अब पर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो अनसर्टेनिटी से डील करता है, ये इवेंट ओरिएंटेड है, ये डील करता है प्लानिंग एंड कंट्रोल से, इसमें प्रोबेबिलिटी का मॉडल निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड टाइम 3 मंथ आया, तो आप उसको यूज करते हो, आगे कैलकुलेट करते हो कि एक चीज बताओ ना कि ये 3 मंथ की एक्टिविटी में 2.5 महीने में कितने टाइम पे 2.5 महीने में कर दूं, इसकी कितनी संभावना है। तो उस एक्सपेक्टेड टाइम को यूज करते हो, आप वेरिएंस निकालते हो और उसके थ्रू आप प्रोबेबिलिटी का मॉडल अप्लाई करते हो, और आप बताते हो कि 90% चांस है कि आप इसको 2.5 महीने में भी कर पाओगे। So it is a probabilistic model. It focuses on time. It is something that has to deal with time. It talks about precision of time. ये कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए बेटर है? जो प्रेसिडेंटेड है, जो नॉन रिपीटेटिव नेचर के हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। क्या इसमें मैं पर्ट में मैं सिर्फ टाइम कैलकुलेट करके रुक जा रहा था, वहां मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था कि क्रिटिकल पाथ मेथड कौन सा है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पाथ मेथड हम सीपीएम में निकालते हैं, और ये इसका एक एग्जांपल आपको दे दिया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। दूसरा है सीपीएम। सीपीएम कैसे रिलेट करता है? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है। ये किसके लिए यूजफुल होता है? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। क्यों इवॉल्व हुआ था? ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कारण इवॉल्व हुआ था, डिपॉन्ड के। उसके बाद ये कह रहे थे कि ये डिटर्मिनिस्टिक टूल है। क्यों? क्योंकि ये मुझे बताता है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, ये डिटरमाइन करता है क्रिटिकल पॉइंट पाथ कौन सा है। ये टाइम बेस्ड और कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स के बारे में बात करता है। दिस इज समथिंग दैट हैज टू डील विद रीजनेबल टाइम एस्टिमेट्स। जबकि सीपीएम में मैं रीजनेबल टाइम लेता हूँ, क्योंकि मुझे लेट टू लेट एक्टिविटी खत्म हो रही है, उसके बारे में बात करनी है। फिर ये प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज के लिए, रिपीटेटिव नेचर की एक्टिविटीज के लिए, उन एक्टिविटीज के लिए जो इजीली डिफरेंशिएट कर दी जा सकती है, और जो नॉन रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो इसका एक फास्ट ट्रैक लेक्चर भी हमारे सीक्वेंस में, दैट शुड बी, आपको जो इस चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर है उसके बाद एक 30-40 मिनट्स का वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया विथ लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड कंपैरिजन ऑफ द पॉइंट्स। तो आप वो देख सकते हैं। बट अगर आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है तो ये देख लो ना कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इजी दिखेंगे। मीनिंग क्या है कि पॉइंट जो है अनरीजन अनसर्टेन एक्टिविटीज के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। सीपीएम क्या है? सीपीएम मैनेज करता है एक्टिविटीज विद इन दैट प्रोजेक्ट विच आर सर्टेन। उसी चीज को यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक इवेंट ओरिएंटेड है, दूसरा एक्टिविटी ओरिएंटेड है। एक मुझे प्लानिंग और टाइम कंट्रोल में करने में हेल्प करता है, दूसरा मुझे कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके इवोल्यूशन एक रिसर्च का टूल था, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए थ्रू डेवलप हुआ। एक में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक में हम सीपीएम क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। एक में टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दूसरे में टाइम के साथ कॉस्ट के ट्रेड ऑफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक अनप्रिडिक्टेबल चीजों के बारे में बात करता है, नॉन रिपीटेटिव चीजों के बारे में बात करता है, और क्रिटिकल पाथ नहीं बताता है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा रीजनेबल चीजों के बारे में बात करता है, प्रिडिक्टेबल चीजों के बारे में बात करता है, और रिपीटेटिव चीजों के साथ ही साथ ये मुझे क्रिटिकल पाथ बता देता है। और एक एक एग्जांपल दे दिया आपने कि एक रिसर्च के लिए बेटर है, दूसरा लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए बेटर है। फिर यहाँ पे रुकते हैं। इसके बाद हमारे पास आया पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस में हमने देखा कि हमारे एक फर्म जो है ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। हम्म, एक फर्म है ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। जैसे कि हमने देखा था हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल, कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, उन प्रोडक्ट्स के अंडर भी उनके पास मल्टीपल ब्रांड्स है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास 50+ ब्रांड्स है। उसमें जैसे वो हम बात करें बॉडी केयर की, तो बॉडी केयर में वो शैम्पू मैन्युफैक्चर करते हैं। आप हेयर केयर कह दीजिए, उसे शैम्पू कह दीजिए। शैम्पू के अंदर उनके पास मल्टीपल ब्रांड है, डव, ट्रेसमे, क्लिनिक प्लस एंड ऑल। तो अब वो कैसे डिसाइड करे कि कौन से एक ब्रांड में ज्यादा पैसा डालना है, किसमें कम डालना है? तो उसी के लिए डेवलप हुआ एक टूल ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये इसके लिए पीटर डक्कर नाम के एक भाई साहब हुए, उन्होंने कहा कि आप प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर डिटरमाइन कीजिए, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को 7 कैटेगरी में बांट दिया। वो 7 कैटेगरीज कौन कौन सी है? पीपीएफ, प्रेजेंट फ्यूचर फास्ट, उसके बाद ईगो फेलियर, और स्लीपर एंड डेवलपर। क्या क्या? कि मेरे जो ये तीन जो है मेरे प्रॉफिट कमाते हैं, कि मेरे पास्ट के ब्रांड अर्नर्स की जिनसे मुझे फ्यूचर पास्ट में रेवेन्यू आ रहा था, मेरे पास्ट ब्रांड अर्नर्स, मेरे प्रेजेंट ब्रांड अर्नर्स जो जिसके कारण मुझे आज रेवेन्यू आ रहा है, मेरे फ्यूचर ब्रांड अर्नर्स जो मुझे फ्यूचर में अर्निंग लाके देंगे। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं, ये हो गए पॉजिटिव, कि जिनसे मुझे
फ्यूचर में, फ्यूचर प्रेजेंट या पास्ट में अर्निंग्स आ रही थी। फिर कुछ होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैंने सिर्फ मैनेजरियल ईगो में स्टार्ट कर दिए, कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि हाँ मैं भी ये प्रोजेक्ट रन कर सकता था। दिस आर योर ईगो बेस्ड प्रोजेक्ट्स। उसके बाद होते हैं आपके फेलियर प्रोजेक्ट्स। फेलियर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जिसमें आप गए लेकिन वो प्रोडक्ट फेल हो गया, तो दैट इज योर फेलियर प्रोडक्ट्स। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं विच आर स्लीपर, मतलब कि ये ना ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं ना आपको लॉस दे रहे हैं, ठीक ठीक है। और कुछ डेवलपमेंट में जो अभी इनिशियल रिसर्च स्टेट पे, आप ये सब करके ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन से बिजनेस में रहना है। इसमें आपका पास चार टूल है। चार टूल कौन सा? पहला बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स का एक इवॉल्व वर्जन आपका मैकेंजी जीई मैट्रिक्स। दूसरा एनसॉफ्ट की लाइफ साइकिल वाला मॉडल है। और उसके, सॉरी, एनसॉफ्ट का मार्केट प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स, और उस मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, और उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं, अपना एडीएल आर्थर डी लिटिल का वो लाइफ साइकिल वाला मॉडल। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हमारा बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स पे आ रहे हैं। न, 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 न। हमारा बीसीजी मैट्रिक्स क्या कहता है? बीसीजी मैट्रिक्स ये कहता है कि देखो, आप दो एक्सेस बनाओ। एक एक्सेस पे आप रखो अपना मार्केट ग्रोथ रेट, दूसरे एक्सेस पे आप रखो रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ रेट क्या हो रहा है कि हर साल इंडस्ट्री कितना ग्रो हो रही है, हर साल इंडस्ट्री किस रेट पे ग्रो हो रही है। वो दूसरी साइड आ गया आपका मार्केट शेयर, रिलेवेंट रिलेटिव मार्केट शेयर, रिलेटिव ग्रोथ, सॉरी, अगेन ये क्या कह रहे हैं? रिलेटिव मार्केट ग्रोथ रेट की हर साल इंडस्ट्री कितने परसेंट से ग्रो हो रही है, इससे आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी कि इंडस्ट्री में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। दूसरा आपने निकाला रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर में कैसे निकालता हूं कि मेरा कितना मार्केट शेयर है इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्री के लीडर का मार्केट शेयर, तो उससे मेरा रिलेटिव मार्केट शेयर आ जाता है। इसके बेसिस पे आपने चार क्वाड्रेंट्स बनाए, और उस पे देखो कि आपका प्रोडक्ट किस क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है। जैसे कि अगर मेरे पास अच्छा मार्केट शेयर है, मेरा रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है, मेरा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी हाई है, तो मेरा प्रोडक्ट बनता है स्टार। वैसे ही मेरा अगर मार्केट शेयर कम है और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी कम है, तो मेरा प्रोडक्ट बनता है डॉग्स डॉग्स। जहां पे मेरा मार्केट शेयर ज्यादा है लेकिन इंडस्ट्री कम ग्रो हो रही है, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा कैश काउ। और सिमिलरली जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो हो रही है लेकिन मेरा मार्केट शेयर कम है, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा क्वेश्चन मार्क। अब इनको ये नाम क्यों दिए? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे प्रोडक्ट्स की, कि जो मुझे बताएगा कि उस इंडस्ट्री में मेरे प्रोडक्ट के साथ मुझे क्या करना चाहिए। पहली चीज बात करते हैं स्टार्स की। स्टार्स वो प्रोडक्ट्स है जहां पे मार्केट शेयर मेरा ज्यादा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मतलब कि इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, मेरा भी मार्केट शेयर ज्यादा है, तो ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए चमकते सितारे हैं, ये मेरे लिए स्टार प्रोडक्ट्स है। इनमें क्या लगेगा? इनमें हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, इनको मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना है आगे। क्यों? क्योंकि कल को जाके ये मुझे फ्यूचर रेवेन्यूज देंगे। तो दिस आर द मॉडल्स दैट रिक्वायर ह्यूज कैश इनफ्लोज, बिकॉज इनमें पोटेंशियल है कि कल को जाके ये मुझे मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करेगी। और ये यही जो स्टार्स है मैं चाहता हूं कि आगे जाके कैश काउज में बन कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद आ रही है मेरी कैश काउज। कैश काउज क्या है? वो प्रोडक्ट जिसमें स्टार में मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था? ओला। कि ओला, सॉरी, ओला जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ओला का मार्केट शेयर भी ज्यादा था। ओला जिस इंडस्ट्री में था, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक ईवीज का, तो वो मार्केट भी ग्रो हो रहा था। तो उस टाइम पे ओला वॉज अ स्टार प्रोडक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दूसरा है कैश काउ। कैश काउ वो प्रोडक्ट है जिसमें इंडस्ट्री ग्रोथ भी कम है लेकिन आपका रेलिवेंट मार्केट शेयर ज्यादा है। बेसिकली होंडा एक्टिवा की पेट्रोल गाड़ियों का मार्केट ग्रोथ रेट कम है, लेकिन उस पेट्रोल गाड़ी वाले मार्केट में योर होंडा डोमिनेट्स व्हेन इट कम्स विद एक्टिवा। तो वो हो गया आपका एक कैश काउ प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसका मार्केट ऑलमोस्ट मैच्योर या सेचुरेट हो गया है, लो ग्रोथ है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना ये बिकता है, तो ये आपके लिए प्रेजेंट में कैश फ्लोज लाके देता है। सो योर काउस जनरेट योर प्रेजेंट कैश फ्लोज। जो आपके स्टार्स होते हैं ये आपके फ्यूचर कैश फ्लोज के बारे में बात करते हैं। स्टार में आपको इन्वेस्ट करना है पैसा, कैश काउ आपको कैश जनरेट करके दे रही है। सो दैट इज द डिफरेंस। उसके बाद आप क्या आते हैं? कुछ क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें मेरा मार्केट शेयर भी कम है और मार्केट की ग्रोथ भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है, मार्केट की ग्रोथ भी कम है। तो ये वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है जिसके पास पॉसिबिलिटी है कि कल को ये स्टार में भी बदल जाए, कल को ये अगर फ्लॉप हुआ तो डॉग्स में भी बदल जा सकता है। और इसमें इन्वेस्ट, क्योंकि इसमें
नया नया प्रोडक्ट है और मैं मेरा मार्केट शेयर कम है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। तो ऐसे प्रोडक्ट में मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करूंगा, मैं सोच समझ के इन्वेस्ट करूंगा। और इसका अपोजिट, लाइक आप देखें कि अगर आप एक नए नए ईवी मैन्युफैक्चरर है, आप नए नए ईवी मैन्युफैक्चरर है, तो जब आप नया नया ईवी का प्लांट डालते हैं तब वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क रहता है। क्यों? क्योंकि इवन दो ईवी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, पर उसमें आप नए नए आए हैं तो आपका मार्केट शेयर कम रहेगा। उसके बाद आता है आपका डॉग्स। डॉग्स क्या होता है? डॉग्स वो प्रोडक्ट होते हैं, डॉग्स 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 वो प्रोडक्ट होते हैं जो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, जिसमें दोनों लो सेगमेंट्स आएंगे, कि जहां पे आपका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी कम है, इंडस्ट्री में मार्केट शेयर भी कम है, और आपको लो रिटर्न्स मिलेंगे। तो डॉग्स में आप बेटर चीज क्या है कि डॉग से दूर भागो, तो यहाँ से आप पैसा निकालो, दैट इज यू डाइवेस्ट वहीं पे। अब यहाँ पे आपको चार चीजें समझ में आई कि आप क्या चाहते हैं, कि आपके जो क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स है ना, जो क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स है जिनमें अनसर्टेनिटी है कि ये फ्यूचर में क्या बनेंगे, तो आप चाहते हैं कि आपके जो स्टार क्वेश्चन मार्क्स प्रोडक्ट्स है वो स्टार्स में बदले। जो आपके स्टार्स है ना, जब ये प्रोडक्ट मैच्योर हो या आपको कैश फ्लो लाके दे, तो ये काउज में बदले। तो ये जो डायरेक्शन है, इसे मैं कहता हूँ आपका सक्सेस पाथवे, कि अगर इस डायरेक्शन में आपके प्रोडक्ट्स मूव हो रहे तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। वहीं इसका एक उल्टी चीज हो सकती है कि जो मेरा आज का स्टार प्रोडक्ट है वो मेरा कल का क्वेश्चन मार्क बन जाए। जैसे कि ओला जब लॉन्च हुआ था तब वो स्टार प्रोडक्ट था, बट मैनेजरियल इनएफिशिएंसी के कारण आज मार्केट में मल्टीपल कंपनीज भी है, एथर भी है, टीवीएस का iQube भी है। तो उस केस में हो सकता है कि ईवी इंडस्ट्री ग्रो हो रही हो, बट ओला उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है, और ओला का मार्केट शेयर कम हो जाए, रिलेवेंट मार्केट शेयर कम हो जाए। कल मान लो एथर या टीवीएस ओला से आगे निकल जाए सेल्स में, तो तब ओला क्या बन जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका एक स्टार प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क बन सकता है। और कल को वही नेगेटिव सेंटिमेंट कंटिन्यू रहा तो ओला वहां से टर्न होकर डॉग्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका एक स्टार प्रोडक्ट कन्वर्ट हो सकता है आपके डॉग्स में। तो ये जो है ये मेरी फेलियर स्ट्रेटेजी हो जाएगी, ये मेरा फेलियर पाथवे है, कि जब मेरा एक स्टार प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क बन के अल्टीमेटली डॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपका कोई भी प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये फेलियर है, जब इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये सक्सेस है। अब क्या देखना है मुझे, कि ये एक डायग्राम था जो हमने ड्रॉ किया था, तो सिमिलरली आप एक पेन पेपर लीजिए, रफली दो क्वाड्रेंट्स बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में क्या फिट होता है। अब यहाँ पे देखना, 5-6 पेजेस इसी चीज पे डील करता है। सबसे पहले बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स इसने डेवलप किया बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। ये किस चीज पे डील करता है? मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर में। तो मेरा ये जो लंबा वाला एक्सेस है, जिसे वर्टिकल एक्सेस कहते हैं, इसमें आएगा मेरा मार्केट ग्रोथ रेट, जो मेरा आड़ा वाला साइड है हॉरिजॉन्टल, उस पे आएगा मेरा रेलेवेंट मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर कैसे निकालता हूं मैं? अपना मार्केट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इंडस्ट्री लीडर का मार्केट रेवेन्यू। अब इसमें इन्होंने बताया कि कैश काउ क्या है। कैश काउ वो प्रोडक्ट है जो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है जहां पे मेरा मार्केट शेयर ज्यादा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कम है। ये मैक्सिमम एडवांटेज दे रहा है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना है, बट ये कैश जनरेट करके दे रहा है। तो अल्टीमेटली ये मैट्रिक्स मैंने बनाया ही क्यों? ताकि मैं डेवलप कर पाऊं कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट है जो मुझे कैश लाके देता है, और उस कैश को मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डालना है और कितना अलोकेट करना है। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। तो यहाँ पे दो चीजें समझिए कि आप जो है ना कैश काउ से कैश रेवेन्यूज जनरेट करते हैं, इन्हें कहाँ डालते हैं? स्टार प्रोडक्ट्स में डालते हैं, और सिलेक्टिवली सोच समझ के कुछ डिग्री तक के क्वेश्चन मार्क्स में डालते हैं। क्वेश्चन मार्क में उस डिग्री तक के डालते हैं जहां तक कि आपका इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट से ज्यादा, आपके रिटर्न्स आपकी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर सके। कि अगर आप एक्स अमाउंट रिटर्न इन्वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क में, तो आपको एक्स प्लस समथिंग तो रिटर्न मिले, या आप ब्रेक इवन तो टच कर पाए। और द मूवमेंट आप ब्रेक इवन नहीं टच कर पाते हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क से भी इन्वेस्ट करना कम करते जाते हैं। दैट इज व्हाट हैज बीन गेट सेड हियर। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होगी काउज में? काउज में आपके पास स्टेबिलिटी के लिए जाना है, आपको आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स लाने हैं काउज प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब यहाँ पे आपको अपना मार्केट बचा के चलना है। वहीं पे स्टार प्रोडक्ट्स क्या है? स्टार प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट है जो ग्रोइंग है, बूमिंग है, जिसकी मार्केट ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, जिसमें हमारा मार्केट शेयर भी ज्यादा है। तो इसमें क्या करो? इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो। यू नीड टू इन्वेस्ट इन दिस सेगमेंट। उसके बाद आ रहा है हमारा क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स क्या होता है? क्वेश्चन मार्क्स वो प्रोडक्ट है जिनके पास फ्यूचर में दोनों अपॉर्चुनिटी है। मेरा स्टार प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये मेरा
डॉक्स प्रोडक्ट भी बन सकता है। ये वो प्रोडक्ट है जिसमें इंडस्ट्री ग्रो हो रही है लेकिन मेरा मार्केट शेयर नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड इन्वेस्ट सिलेक्टिवली इन क्वेश्चन मार्क्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर क्वेश्चन मार्क्स इज टू यू हैव टू सिलेक्टिवली रिसर्च करनी चाहिए और सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद डॉग्स क्या कहते हैं? डॉग्स सबसे लास्ट प्रोडक्ट है, इसको रिवैप कर दो या तो इसमें डाइवेस्ट कर दो। फिर ये सक्सेस फेलियर का पाथवे है। फिर उन्होंने बताया कि आप कैसे कंप्यूट करोगे बीसीजी। बीसीजी निकालना है ना, तो सबसे पहले देखो कौन से प्रोडक्ट के लिए निकालना है। दैट इज वो प्रोडक्ट आपका बन जाता है यूनिट। कि अगर मैं हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं देख रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, कौन से प्रोडक्ट्स को मेरे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स के, तो उसमें मेरे पास क्लिनिक प्लस है, डव है और ट्रेसमे है। तो मैं पहले दिखाऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट निकालना है। दैट इज आई डिटरमाइन माई यूनिट्स। उसके बाद मैंने देखा कौन से मार्केट के लिए, कि मैं किस मार्केट को सर्व कर रहा हूँ। आई डिफाइन माई मार्केट। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा मेरा रेलिवेंट मार्केट शेयर कितना है। मैं देखूंगा मेरा इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना है। तो मेरे पास क्या क्या आ गया? मेरा प्रोडक्ट, मेरा मार्केट का ग्रोथ रेट, मेरा प्रोडक्ट का मार्केट शेयर, और फिर मैं प्लॉट कर दूंगा वैल्यू। उस तरीके से मेरे पास अपना जो डायग्राम है वो आ जाता है। फिर इसमें हम पांच चीजों को, ये सारा ड्रॉ करने के बाद चार डिसीजंस लेते हैं। कौन कौन से चार डिसीजंस है? कहाँ कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है। तो जिस जगह मुझे इन्वेस्ट करना है उसे कहता हूँ बिल्ड। जहाँ पे मेरे पास इन्वेस्ट करने की के लिए पैसा नहीं है बट आइडियली मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे मैं कहता हूँ होल्ड। जैसे कि कैश काउ को क्या करना चाहिए? सॉरी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, बिल्ड से स्टार्ट किया था ना हमने, तो बिल्ड की पहले बात करते हैं। जैसे कि बिल्ड, मुझे स्टार प्रोजेक्ट्स को क्या करना चाहिए? बिल्ड। तो स्टार प्रोजेक्ट्स में आई नीड टू इन्वेस्ट। उसके बाद होल्ड। होल्ड क्या? कि वो प्रोजेक्ट जिसमें मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कुछ कारण से, तो मुझे अपनी कैश काउस को क्या करना चाहिए? होल्ड। तीसरा होता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब क्या है? कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिनमें से मुझे रेवेन्यू मिल रहा है लेकिन इसमें इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है, तो उसके रेवेन्यूज को एंजॉय करते जाओ। दैट इज यू हार्वेस्ट। कि जब आपकी फसल बन गई है तो यू एंजॉय, यू हार्वेस्ट दैट फसल। वैसे ही आप वो रेवेन्यूज को एंजॉय करते हो। तो इसका एग्जांपल है कैश काउ। की कैश काउ वो प्रोडक्ट है ना जिसका मार्केट ग्रोथ रेट तो नहीं है बट उसका आपकी पोजीशन ज्यादा बेटर है, तो उसमें आप हार्वेस्ट करते हो। उस केस में आप हार्वेस्ट करते हो अपने काउ प्रोडक्ट्स को। उसके बाद जो काउ सेगमेंट में फॉल कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजी होगी कि हार्वेस्ट। कि उसमें ज्यादा पैसे भी मत इन्वेस्ट करो बट उसके जो कैश फ्लोज आ रहे हैं ना उनको बचा के चलो। उसके बाद है डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो आपके लिए फीजिबल नहीं है, अब आप उनसे रिस्क मिटिगेट करने के लिए आप बेच बाच के निकल जाओ। सो दैट इज वेयर योर डाइवेस्ट कम्स। इसका एग्जांपल है डॉग। अब ये ओरिजिन के बारे में बता रहा है कि हमारे पास बीसीजी मैट्रिक्स आई, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूज कर रही थी। इससे दो चीजें हो रही थी। पहली चीज ये मैंने बता पा रहा था कि आपका कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, तो आपका कैश कहाँ से आ रहा है। दूसरी चीज ये बता रहा था कि आपको किस प्रोडक्ट में वो पैसा कैश जो आया है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। फिर इसकी क्रिटिसिज्म आए। क्रिटिसिज्म में इन्होंने क्या कहा? कि आप सिर्फ मार्केट ग्रोथ लेके बैठे हो बट बाकी फैक्टर्स को आप अट्रैक्टिवनेस के लिए इग्नोर कर रहे हो। आप सिर्फ हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट शेयर देख रहे हो बट बाकी चीजें भी तो मेरी स्ट्रेंथ बताती है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आप ये भूल गए कि एक प्रोडक्ट आज स्टार है तो हमने वो सक्सेस पाथवे फेलियर, हमने सक्सेस पाथवे फेलियर पाथवे देखा था। तो जो आज का प्रोडक्ट स्टार है वो कल को क्वेश्चन मार्क है, काउस भी तो बन सकता है। तो आप ये बताना भूल गए कि प्रोडक्ट अपनी जगह चेंज कर सकता है। फिर आपने ये बार बताया कि प्रोडक्ट आज का है, फ्यूचर में क्या होगा आपने तो वो बताया नहीं। आप ये मुझे बताना भूल गए कि अगर मैं एक अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट यानी डॉग लेके आया हूं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे डॉग की वजह से मेरा स्टार प्रोडक्ट भी सपोर्ट में बिक रहा हो। जैसे कि मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया था कि मोबाइल फोन्स बिकते हैं तब जब उनका कंज्यूम सर्विस सेंटर आपके पास इजीली अवेलेबल हो। सर्विस सेंटर रेवेन्यू ड्राइव करता है क्या? नहीं। तो वो मेरा डॉग प्रोडक्ट बन जाता है। मोबाइल फोन मेरा रेवेन्यू ड्राइवर है तो वो मेरा स्टार प्रोडक्ट है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है आपने वो भी नहीं बताया। तो ये कुछ चीज है कि पहली चीज आपने सिर्फ ये अज्यूम किया कि जो ज्यादा कैश जनरेट कर रहा है वो ज्यादा बेटर बिजनेस होगा। दूसरी चीज आपने इग्नोर की कि दो बिजनेस यूनिट्स कैसे इंटर रिलेटेड रहती है। फिर आपने ब्रॉडर डेफिनेशन नहीं दी मार्केट ग्रोथ रेट की, कि मार्केट ग्रोथ के अलावा भी तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट अट्रैक्टिवनेस बताते हैं। फिर आपने क्रिटिसाइज किया इनको कि आपने सिर्फ चार क्वाड्रेंट्स में प्रोडक्ट्स डाल दिए और ये भूल गए कि वो क्वाड्रेंट्स में स्विच भी करते हैं अपनी लाइफ थ्रू आउट। फिर आपने इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के लिए मार्केट ग्रोथ रेट ही एक फैक्टर लिया है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डज नॉट गारंटी प्रॉफिटेबिलिटी, कि ये करने के बाद भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी आए जरूरी नहीं है। इट डज नॉट
नॉट कंसिडर द डिक्रीज इन मार्केट इनफ, कि कई बार ये चीज ध्यान नहीं देते कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एक प्रोडक्ट एकदम से गायब हो जाए। आपके पास कैश काउ है, वो कैश काउ प्रोडक्ट एकदम से मार्केट से गायब हो जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो वो चीजों को पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने दोनों एक्सेस पे सेम वैल्यूज ही बताई है, आपने एक तरफ मार्केट की ग्रोथ देखी, एक तरफ आपने मेरा रेलिवेंट मार्केट शेयर देखा है, तो एक तरीके से आप सेम वैल्यू पे ही खेल रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डज नॉट शो व्हाट कंपटीशन इज डूइंग, कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है आप ये नहीं बता रहे हैं, आपने चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करके रखा है। तो इसके लिए मैट्रिक्स 2.8, जिसमें बीसीजी ने माना कि हमें इनोवेशन की जरूरत है, हम जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे मार्केट शेयर है उस पे सिंपली रिलाई नहीं कर सकते, अब हमें उसे थोड़ा और डेवलप करने की जरूरत है। यहाँ पे ये बेसिकली इतना ही कह रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एनसॉफ मैट्रिक्स पे। एनसॉफ ने मैट्रिक्स दी, क्या कहा उसने, कहा देखो, टाइगर एंसफ ने कहा कि ये कैट्स डॉग्स छोड़ो, हम क्या कह रहे हैं, हमारी मैट्रिक्स देखो कि हम क्या कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट देते हैं, हम मार्केट में रहते हैं, तो हम या तो एग्जिस्टिंग मार्केट में रह सकते हैं, नए मार्केट में जा सकते हैं, सेम प्रोडक्ट दे सकते हैं, नया प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो उसके बेसिस पे उसने कैटेगराइजेशन कर दिया, एक तरफ लिखा मार्केट, दूसरी तरफ लिखा प्रोडक्ट्स। और कैटेगराइजेशन कैसे किया भाई साहब ने, एक तरफ मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, और उस हिसाब से उन्होंने मैट्रिक्स बनाई कि जहां पे मैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचता हूँ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचता हूँ, दैट बिकम्स माय मार्केट पेनिट्रेशन, दैट बिकम्स माय मार्केट पेनिट्रेशन। वहीं पे जब मैं एक नया प्रोडक्ट बेचता हूँ इन अ न्यू इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट, की एक मिनट एक चीज याद रखो कि जहां जहां पे दो फैक्टर्स है, प्रोडक्ट मार्केट, जहां पे एक चीज नई हुई और दूसरी पुरानी है, उसमें मैं वर्ड यूज करूंगा डेवलपमेंट। तो जहां पे मैं अपना नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहा हूं, तो यहाँ डेवलपमेंट वर्ड आएगा। अब नया क्या है, प्रोडक्ट, इट विल बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि जहां पे मैं एक न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहा हूँ, दिस बिकम्स माय प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल क्या है, स्मार्टफोन्स। हर एक ही मार्केट है इंडिया का, लेकिन उसमें हर 6-6 महीने में नए फोन्स लॉन्च होते हैं, तो दैट इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब मैं एक ही एग्जिस्टिंग मार्केट में एक ही प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, दैट इज योर मार्केट पेनिट्रेशन। इसका एग्जांपल वो आपके बिस्किट्स वगैरह, कोई भी एफएमसीजी का प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे चिप्स, चिप्स का टेस्ट चेंज होता है क्या, बार बार नहीं, बट या मैगी ले लीजिए, मैगी इतने सालों से तो सेम ही प्रोडक्ट है ना, एक ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप एक ही एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे हैं, तो दैट इज योर मार्केट पेनिट्रेशन। अब इन स्ट्रेटेजीज में मैं क्या करता हूँ, जब मैं मार्केट पेनिट्रेशन के लिए जाता हूँ ना, तब मैं अपना पोजीशन कंसोलिडेट करना चाहता हूँ, अपना ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं एग्रेसिवली एडवर्टाइज करता हूँ, सेल्स करता हूँ, प्रमोशंस करता हूँ। जब मैं नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ और मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहा हूँ, तो इस तरफ मैं क्या करूंगा, मैं आई एम इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, तो यहाँ पे मैं ज्यादा रिसर्च करूंगा ताकि प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर डेवलप हो, अपनी प्रोडक्शन लाइन पे ज्यादा कंट्रोल लाऊंगा। दिस इज वेयर यू आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद नीचे जहां पे मैं बेच रहा हूं, मैं क्या बेच रहा हूँ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट में आ गया, टेस्ला इंडिया में आ गया, तो टेस्ला का कार एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, इंडिया नया मार्केट है, तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मार्केट को एक्सपांड करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाह रहा हूँ। और डाइवर्सिफिकेशन, जहां पे आप एक अनरिलेटेड धंधे में चले गए, पतंजलि कल को जाके रॉकेट बनाने लग गया, पतंजलि एफएमसीजी आयुर्वेदिक कंपनी है, रॉकेट कुछ रिसर्च और साइंटिफिक चीजों से, स्पेस एक्सप्लोरेशन से डील कर रहा है, तो दोनों बहुत ही अलग अलग चीज है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, तो दैट इज समथिंग दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, सॉरी, डाइवर्सिफिकेशन, की आपने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, एक नए मार्केट के लिए डेवलप किया, दैट इज वेयर यू गो इनटू डाइवर्सिफिकेशन, कि आप पूरा ही कुछ नया कर रहे हैं। तो ये चार चीजें इन्होंने बताई आइगर एंसॉफ ने। और आइगर एंसॉफ ने से हमने क्या बताया कि भाई आइगर एंसॉफ ने एक मैट्रिक्स डेवलप की थी जिसे हम एंसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें हम देखते हैं प्रोडक्ट नया है पुराना है, मार्केट नया है पुराना है, और उस हिसाब से हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में है, उसे मैं मार्केट पेनिट्रेशन कहता हूँ। जहां पे नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। जहां पे मार्केट नया है, प्रोडक्ट पुराना है, वो मार्केट डेवलपमेंट हो गया। और डाइवर्सिफिकेशन की, जहां प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नया है, ये हमने फिर मैट्रिक्स में डाल दिया इसको। फिर हमने वही चीजें देखी कि भाई एग्जिस्टिंग मार्केट पेनिट्रेशन में आप किसको सामान बेचोगे, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचोगे, आप अपने कॉम्पिटिटर के कस्टमर को बेचोगे, या आप उस कस्टमर को बेचोगे जो अभी पोटेंशियल कस्टमर है, खरीद नहीं रहा है, उस कैसे, यहाँ पे आप प्राइजेस के थ्रू
सेल करने की कोशिश करते हो, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखते हो, एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट करते हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या है, यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है, यहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को नया प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, इनोवेट कर रहे हो। यू सी दैट योर प्रेजेंट प्रोडक्ट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट बाय क्रिएटिंग अ बेटर न्यू प्रोडक्ट। आप देखते हो कि कंपटीटर के क्या क्या प्रोडक्ट्स है ना। उसी के साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट का कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ले आओ, जैसे कि आप फोन बेच रहे हो तो फोन के साथ फोन के कवर्स बेचना स्टार्ट कर दो, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। उसके बाद आप वन स्टॉप शॉप बनाओ कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स, हर चीज सर्विस आप ही के पास मिल जाए। दैट इज वाई कि आपने एक प्रोडक्ट के अराउंड एक इकोसिस्टम जो हम कहते हैं वो क्रिएट कर दिया। दैट इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में क्या है कि आप नए मार्केट में जा रहे हो, नई एक्टिविटीज और नया सेगमेंट एक्सप्लोर कर रहे हो थ्रू कैसे, कि आपको मार्केट बड़ा करना है कैसे। पहली चीज मैं प्राइस कम कर दूं तो जो लोग पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो खरीद पाएंगे, दैट इज थ्रू प्राइसिंग। कम करके आपने नया मार्केट डिस्कवर कर लिया। दूसरा, नया सप्लाई चैनल ढूंढ लिया, कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ लिए, ताकि हर कोने कोने तक के गांव गांव तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे। दैट इज योर मार्केटिंग एंड चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ऑनलाइन चीजें बेचनी शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ज्योग्राफिकल मार्केट, कि आप दूसरे देश में जाके, दूसरी ज्योग्राफी में जाके अपना प्रोडक्ट बेच के आ पा रहे हो। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट न्यू कस्टमर, जहां पे आपने एक इनरिलेटेड अनरिलेटेड मार्केट में डाइवर्सिफाई किया। आपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज भी यूज की, साथ ही साथ आपने इन्वेस्टमेंट लाए थ्रू न्यू रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज। ये सबसे रिस्की है, कौन सा, डाइवर्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट भी नया है, प्रोडक्ट भी नया है। उसके बाद इस मैट्रिक्स को यूज करते हैं हम आइडिया जनरेशन के लिए, और हेल्प करती है हमें कि कैसे कौन सा ऑप्शन लेना है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक आपको ओवरव्यू दिया है कि इसी को मैं थोड़ा बहुत चेंज करके एक 3x3 मैट्रिक्स में भी बना सकता हूँ, कि जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो वो मेरा प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में चले गया। इस तरीके से पार्शियल डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट एक्सपेंशन और लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन के कुछ नए कॉलम्स ऐड हो जाते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास आ रहा है आर्थर डी लिटिल का मैट। आर्थर डी लिटिल ने जो हमें मॉडल दिया पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। तो एडीएल ने क्या कहा कि सुनो 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 सुनो, आपने प्रोडक्ट बना, आप एक चीज तो होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि जब आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो उस समय में आपके कंपटीटर कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, उसे मैं नाम देता हूँ इंट्रोडक्शन का। तो आर्थर डी लिटिल ने कहा कि इसको रुको, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ग्रो, एक होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, आर्थर डी डिटेल को भूलो एक मिनट के लिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, कि एक प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस से जाएगा। पहला होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन फेज है वहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपटीटर्स कम है और कॉस्ट ज्यादा है, सेल्स कम है। दिस इज योर इंट्रोडक्टरी फेज। फिर ग्रोथ, ग्रोथ मतलब इंडस्ट्री अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव बनेगी, यहाँ कंपटीटर्स आएंगे, यहाँ पे मार्केट ग्रोथ होगा और रेवेन्यू आएगा, सेल्स बढ़ेगी। उसके बाद आएगा मैच्योरिटी, यहाँ पे अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, ज्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, मार्केट स्टेगनेंट हो गया है। उसके बाद दिस इज योर मैच्योरिटी फेज। उसके बाद आता है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में मतलब कि ग्रोथ रेट कम होगी, कंपटीटर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज डिक्लाइन, दिस इज योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर एडीएल ने क्या कहा, एडीएल ने कहा आर्थर डी लिटिल ने, कि सुनो सुनो सुनो, ये तो मुझे कुछ ह्यूमन लाइफ साइकिल जैसा दिख रहा है, कि जब इंसान पैदा होता है तब उसे हम, वो एम्ब्रियो बन की तरह रहता है, तो ये जो इंट्रोडक्शन है ना इसको एम्ब्रियोनिक कह दो, ये ग्रोथ और मैच्योरिटी वैसे ही रहने दो, ये जो डिक्लाइन है ना इसको बुढ़ापा होना कह दो, तो इसे कह दो एजिंग। तो इन्होंने इसी चीज को मॉडिफाई कर दिया और इसको इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का नाम दे दिया। अब इन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल बन गई। अब इस इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को मैच करो तुम्हारी पोजीशन से, कि तुम्हारी 5 पोजीशंस हो सकती है, कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, तुम्हारा प्रोडक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में, मैच्योरिटी में, एजिंग में। अब तुम्हारी पोजीशंस हो सकती है कि ये तो हो गया इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, कि इंडस्ट्री में, मार्केट में प्रोडक्ट को अपनी कौन सी स्टेज पे है। दूसरा ये है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, तो बिजनेस की 5 पोजीशंस हो सकती है। पहला है डोमिनेंट, जहां पे आप सिंगल हैंडेडली मार्केट में आपके अलावा और कोई है ही नहीं, डोमिनेंट यानी मोनोपोली में हो आप। दूसरा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब कि मोनोपोली नहीं है बट आप सिंगल हैंडेडली मार्केट कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग पोजीशन। फेवरेबल, फेवरेबल की ना आप मोनोपोली में हो ना ही आप स्ट्रॉन्ग
डर हो, बट फिर भी आप एक अच्छा खासा मार्केट चंक 20% 30% लेके बैठे हो, दैट इज योर फेवरेबल कंडीशन। टेनेबल कंडीशन, आपका ना बहुत अच्छा चल रहा है ना बहुत बुरा चल रहा है, दैट इज ओके ओके चल रहा है, दैट इज योर टेनेबल कंडीशन। और वीक, जहाँ पे आपका मार्केट शेयर भी कम है, आपके लिए मार्केट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी कम है, दैट्स इज वेयर यू बिकम वीक। तो इस हिसाब से आपने बता दिया कि कंपिटिटिव पोजीशन, कि मार्केट में मेरी क्या कंपिटिटिव पोजीशन है, मार्केट में प्रोडक्ट किस स्टेज पे है। तो ये प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल में कहाँ है, मैं कहाँ पे हूँ। जैसे मैं ईवीज की बात करूं, सो ईवीज अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज से निकल के ग्रोथ स्टेज पे जा रही है। तो ईवी का जो मार्केट है वो ग्रोथ स्टेज का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। वहीं पे जो मेरी ट्रेडिशनल पेट्रोल या ड्रिवन कार्स है, वो या तो मैच्योरिटी से एजिंग की ओर जा रही है, सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स एजिंग। और यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी का पोजीशन, जैसे कि मैं बात करूं आपके इंडिविजुअल कंपनीज का पोजीशन, तो वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए, देखो अगर आप डोमिनेंट पोजीशन में हो, आपका प्रोडक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, तो उसमें इन्वेस्ट करो। अगर वो कहाँ पे ग्रोथ स्टेज में, तो इन्वेस्ट करो कब, जब आप डोमिनेंट पोजीशन में हो। ये मैच्योरिटी पे आ गया तो इसको होल्ड कर लेना। ये जैसी एजिंग पे जाएगा, इसमें से इसको हार्वेस्ट करना, इसको हार्वेस्ट करना। वहीं पे जो आपने होल्ड हार्वेस्ट बिल्ड वाला पढ़ के आए थे ना हम, इससे पहले चार स्ट्रेटेजीज, वो यहाँ पे ही काम में आ रहे हैं, कि आपको डिसीजन लेना है। जब आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग पोजीशन में है, जब आपका प्रोडक्ट कैसा है, सॉरी, जब आपकी कंपिटिटिव पोजीशनिंग कैसी है, मैं एक स्ट्रांग प्लेयर हूँ और मेरा प्रोडक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। जब वो ग्रो कर रहा है तब भी मैं एग्रेसिवली इन्वेस्ट करूंगा। जब वो मैच्योरिटी पे पहुंच गया तो मैं होल्ड करूंगा। जब ये एजिंग हो रहा है तो मैं हार्वेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं फेवरेबल पोजीशन पे हूँ, मेरा प्रोडक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। जब ये ग्रोथ में जाता है तो मैं बिल्ड करता हूँ, कब, जब मैं फेवरेबल पोजीशन में हूँ। जब यही प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे जाता है तो मैं सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करता हूँ, कि अब उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बट ठीक ठाक इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पर जैसे ये प्रोडक्ट एजिंग में जाएगा, मैं हार्वेस्ट कर लूंगा। टेनेबल कंडीशन में क्या होगा, जब ये प्रोडक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है तो मैं सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करता हूँ। जब ये प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे है तो मैं अपनी पोजीशन के हिसाब से इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ अपने अपनी पोजीशन। तो मैं सिलेक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर मैं मैच्योरिटी पे जब ये प्रोडक्ट गया, जब मैं टेनेबल कंडीशन में हूँ, तो मैं हार्वेस्ट करूंगा, और ये जब एज करेगा तो मैं डाइवेस्ट करूंगा। वीक कंडीशन सबसे बुरी, कि अगर प्रोडक्ट इसको थोड़ा उल्टा पड़ता है, अगर प्रोडक्ट एजिंग कंडीशन में है तो मेरे लिए वर्स्ट केस है, तो मैं डाइवेस्ट करता हूँ। यही प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे चला गया तो मैं हार्वेस्ट करूंगा। यही प्रोडक्ट अगर ग्रोथ या इनिशियल स्टेजेस में, तो ये रिसर्च के लिए बहुत पैसा मांगेगा। तो इस केस में मेरे पास क्या है, कि ग्रोथ स्टेज में या तो एग्जिट ले लूं या इंप्रूव करूं, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो दूर ही रहूं। तो इस तरीके से हमारी एक और मैट्रिक्स, एडीएल की मैट्रिक्स बन जाती है, जहां पे मैं प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल में कौन से स्टेज पे, एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मैच्योर, एजिंग, उसको कंपेयर करता हूं कि आपकी कंपिटेटिव पोजीशन क्या है। आप डोमिनेंट हो, आप स्ट्रांग हो, आप फेवरेबल हो, आप टेनेबल हो, आप वीक हो, और उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसीजन लेता हूं। तो ये रही आपकी एडीएल की मैट्रिक्स। यहाँ पे इन्होंने बताया कि एम्ब्रियोनिक यानी कि ये नया प्रोडक्ट है, ग्रोथ हो रहा है, कंपटीशन कम है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ग्रोथ प्रोडक्ट क्या है, जहाँ पे स्केल बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, अट्रैक्टिवनेस है, नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। मैच्योर प्रोडक्ट क्या है, जहाँ पे कॉम्पिटिटर सेटल हो गया, सबका अपना फिक्स शेयर है, ज्यादा मार्केट ग्रो नहीं हो रहा है, और ज्यादा स्कोप नहीं है ऑफ ग्रोथ का। एजिंग का है, जहाँ पे मार्केट श्रिंक हो रहा है। उसके बाद कंपिटेटिव पोजीशनिंग, डोमिनेंट, जहाँ पे आपकी मोनोपोली है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जहाँ पे आप एक पावरफुल पोजीशन पे हो। फेवरेबल, फेवरेबल कहाँ पे, जहाँ पे आप एक ठीक ठाक मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, दैट इज यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज इन अ सर्टेन सा सर्टेन प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल एडवांटेज के कारण। उसके बाद है टेनेबल। टेनेबल जहाँ पे आप एक स्मॉल पोजीशन ऑफ नीश मार्केट पे बैठे हो, जहाँ पे आप एक फोकस ग्रुप को ही सर्व कर पा रहे हो। और वीक, वीक यानी कि जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एडीएल को कैसे यूज करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में, लाइफ साइकिल में। उसके बाद आप देखेंगे आपकी कंपोजिशन पोजीशन क्या है, और फिर दोनों को मैच करेंगे। उसके बाद अगला जो हमारे पास टूल है, दैट इज योर जीई मैट्रिक्स। जीई मैट्रिक्स, जीई मैट्रिक्स, जीई मैट्रिक्स किसने डेवलप किया था? जी मैट्रिक्स डेवलप किया था मैकेंजी फर्म ने। किसके लिए? जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसलिए इसे जीई मैट्रिक्स कहते हैं। इसे मैं एक और प्यार से नाम दूं, कैसे मैं नाम देता हूँ? स्टॉप लाइट मैट्रिक्स की। जैसे सिग्नल होता है ना, ग्रीन, रेड, येलो, वैसे ही जीई मैट्रिक्स में भी मुझे सिग्नल की ही तरह कुछ रंग दिखते हैं, और उनके बेसिस में मैं डिसाइड करता हूँ मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो जीई मैट्रिक्स ने कहा कि सुनो,
एक और रखो मार्केट अट्रैक्टिवनेस, दूसरी और रखो मार्केट कंपिटिटिवनेस। एक तरफ आ गया मार्केट अट्रैक्टिवनेस की मार्केट कितना अट्रैक्टिव है, कितना प्रॉफिटेबल है। दूसरा मार्केट स्ट्रेंथ कि मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, और उस हिसाब से देखो कि हाई मीडियम लो, इस हिसाब से क्वाड्रेंट बना लो। और इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ये वाला हो गया आपका येलो सिग्नल, उसके ऊपर आने वाले हो गए आपकी ग्रीन सिग्नल, इसके नीचे आने वाले हो गए आपके रेड सिग्नल। तो जो येलो सिग्नल है ना, उसमें सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करना, उसमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना। जो ग्रीन सिग्नल है ना, उसमें इन्वेस्ट कर देना। दिस इज वेयर यू बिल्ड, दिस इज वेयर यू होल्ड। और ये जो लास्ट वाले हैं, दिस इज वेयर यू एग्जिट, दैट इज यू हार्वेस्ट और डाइवेस्ट इन योर रेड वाला पोर्टफोलियो। अब ये जो मैकेंजी है ना, ये डेवलप्ड टूल है, बीसीजी मैट्रिक्स का इवॉल्व वर्जन है। कैसे? क्योंकि बीसीजी मैट्रिक्स का हमने क्रिटिसिज्म सीखा था कि आप सिर्फ एक इंडस्ट्री ग्रोथ रेट और दूसरा आपका मार्केट शेयर पे ही फोकस थे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस पे जा रहे हैं ग्रोथ रेट की जगह। और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ना एक बड़ा फैक्टर है जिसमें आप मल्टीपल चीजें इंक्लूड कर सकते हो। क्या क्या? जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस है ना, ये बड़ा टर्म है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस में आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, चेंजेस इन डिमांड, सीजनैलिटी, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हो। वैसे ही जब आपने कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात की थी, तो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ में आप क्या क्या यूज कर सकते थे? आपका मार्केट शेयर क्या है, कॉम्पिटिटर का राइवल पोजिशन का क्या, रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है, ब्रांड स्ट्रेंथ क्या है, कंज्यूमर रॉयल्टी क्या है, आपके रिसोर्सेज लॉयल्टी क्या है कंज्यूमर की आपके प्रति, आपके रिसोर्सेज क्या क्या है, आपकी वैल्यू चेन में आपका कितना कंट्रोल है, आपकी प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या है। तो ये सारी चीजें हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में भी आ जाती है। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि मैंने ये तो समझा कि मुझे इतने सारे फैक्टर्स लेके चलने हैं, बट इन फैक्टर्स को मैं इनकॉर्पोरेट कैसे करूंगा? तो इन्होंने क्या कहा कि इन फैक्टर्स को आप इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे सर? इन फैक्टर्स को आपको इनकॉर्पोरेट करते हुए चलना है ना, कुछ मत करो, सिंपल सी चीज करो कि ये जो फैक्टर्स आपने लिए हैं, इनको लिस्ट डाउन करो। पहले लिखो कि आपने कौन कौन से फैक्टर लिखे हैं, उन फैक्टर्स को कोई वेट असाइन कर दो, 0 to 5, कि जितना ज्यादा वो 0 to 1, वो फैक्टर जितना ज्यादा रेलिवेंट है उसको 1 के उतना क्लोज वेट असाइन करो, जितना वो इररेलिवेंट है इंडस्ट्री के लिए उतना 0 के क्लोज वेट असाइन करो। तो आपने फैक्टर असाइन किया, उस फैक्टर को वेट असाइन कर दिया, फिर आप उसको रेट करो, या तो 1 to 5 रेट करो कि अगर आप उसमें बहुत अच्छे हो तो 5, नहीं तो 1, या फिर आप इसको 1 to 10 भी रेट कर सकते हो, 10 और 5 बीइंग द हाईएस्ट। तो ऐसे करके आपने फैक्टर आइडेंटिफाई किया, वो फैक्टर आपकी इंडस्ट्री के लिए कितना रेलिवेंट है उस हिसाब से आपने वेट दिया, उसमें आप कितने अच्छे हो उस हिसाब से आपने एक और रेटिंग दे दी। इससे आपका एक वेटेड स्कोर आया, और जब इससे आपका एक क्यूमुलेटिव वेटेड स्कोर आ जाएगा ना, तो उससे मुझे पता चलेगा कि मैं हाई सेगमेंट में आ रहा हूँ, मैं मिड सेगमेंट में आ रहा हूँ, मैं लो सेगमेंट में आ रहा हूँ। तो ऐसे ही करके आपने कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल एट्रैक्टिवनेस का स्कोर निकाला, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का स्कोर निकाला। फिर ये क्या कह रहे हैं, कैसे आप पता करोगे कि आप कहाँ पे पहुंच रहे हो? तो जो मैंने अभी आपको दिखाया सेम चीज ये कह रहे हैं कि फैक्टर लिस्ट डाउन करो, उनको वेट असाइन करो, रेट असाइन करो, वेटेड स्कोर निकालो। ये चीज करो आप किन के लिए? उन फैक्टर्स के लिए जो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस को डिटरमाइन करते हैं। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करो, बस फैक्टर्स चेंज कर देना, जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के आ जाएगी, उससे आपको आपकी पोजीशनिंग समझ में आ जाएगी। अब इसमें करना क्या है, देखो, जो पहले ग्रीन बॉक्सेस है इनमें तो पैसा डाल ही दो, इसमें पैसा डालने के बाद कुछ पैसा बचा तो जो येलो बॉक्सेस है उनमें सिलेक्टिवली लेफ्ट ओवर मनी यहाँ पे जाएगा आपका, और जो रेड वाले बॉक्सेस है उनको हार्वेस्ट करो, उनसे पैसा निकाल लो। इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया कि इंडस्ट्री कहाँ पे अट्रैक्टिव है, कहाँ आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन हियर, कि अब ये आपको प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करेगा ये टूल आपको, कि आपको कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है, पहले की क्या किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट वर्थ इट रहेगा, how much you should invest, and in what particular department of that business you need to invest। और यहाँ पे एडवांटेजेस क्या दिए? पहली चीज, मुझे हेल्प करेगा ज्यादा बेटर रिटर्न्स लाने में, मुझे अवेयर करेगा कि मेरे अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक सफिस्टिकेटेड टूल है, क्योंकि जहाँ पे बीसीजी में 4 ही बनते थे, यहाँ पे आपने 9 मैट्रिक्सेस ड्रॉ कर लिया। बीसीजी में आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, ये प्रोडक्ट ये। बीसीजी में एक मेजर लिमिटेशन क्या था कि वो मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर पे बात करता था। यहाँ पे हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मार्केट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की बात की, और जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स ले लिए और उन्हें हम रेट करके वेटेड स्कोर्स के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इट बिकम्स अ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल। और इसके बाद ये स्ट्रेटेजी
में हेल्प करता है हमारे पोर्टफोलियो एनालिसिस में। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली हो सकता है, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए सारा कैलकुलेशन करने के लिए, और कई बार ऐसा हो सकता है कि ये दो प्रोडक्ट के बीच की सिनर्जी को ना बताए। वही हमारा डॉग्स और स्टार वाला सेम क्रिटिसिज्म यहाँ आ रहा है। फिर उसके बाद हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स की ओर, कि हम सेकंड पार्ट में बढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव की ओर। कि मैंने देखा था सर कि मेरे बिजनेस में दो लेवल होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, एक होता है बिजनेस लेवल। कॉर्पोरेट लेवल बताता है कि मैं किस बिजनेस में जाऊंगा, बिजनेस लेवल बताता है उस बिजनेस में मैं कैसे compete करूंगा। कॉर्पोरेट लेवल ऑल ओवर स्ट्रेटेजी है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के चार पार्ट्स हो सकते हैं: ग्रोथ स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या, कि जब मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में अपनी पोजीशन को बचा के चल रहा हूं, दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। जहां पे मैं अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाह रहा हूं, मैं ग्रो करना चाह रहा हूं, दैट इज योर ग्रोथ और एक्सपेंशनरी स्ट्रेटेजी। जहां पे मैं अपना लॉस मेकिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट में टेबल बनाना चाह रहा हूँ या इंडस्ट्री छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, दैट इज योर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। और ये तीनों स्ट्रेटेजी कॉम्बिनेशन में भी चल सकती है। तो चौथी स्ट्रेटेजी होगी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। तो इन्होंने बताया कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज में कौन कौन सी आती है। पहली आती है स्टेबिलिटी, दूसरी आती है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या आता है? ग्रोथ में आता है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। इसी को इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन को उन्होंने नाम दिया इंटेंसिफिकेशन का। इंटेंसिफिकेशन में मैं क्या करता हूँ, बिना बाहर वालों की मदद के ग्रो करता हूँ। कैसे? मैं मार्केट पेनिट्रेशन करता हूँ, मैं मार्केट डेवलपमेंट करता हूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता हूँ। ये सारी सेम चीजें हैं क्या एनसॉफ वाली? हाँ। दूसरा है कि मैं ग्रोथ में डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, मैं बाहर वालों की मदद से डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, तो उसे मैं नाम देता हूँ डाइवर्सिफिकेशन का। इसमें क्या आ जाता है मेरा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कौन सा? जब मैं अपनी वैल्यू सप्लाई चेन में ही, मैं अपनी सप्लाई चेन में या तो अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से को एक्वायर कर लिया, तो ये हो गया मेरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने ही खुद का अपना शोरूम खोल लिया, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ये सब वर्टिकल इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये मेरी सप्लाई चेन में ही हो रहा है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जब मैं दो अलग अलग बिजनेसेस है लेकिन सेम लेवल पे, सप्लाई चेन के सेम लेवल पे दो अलग अलग बिजनेस है। मैं भी क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, आप भी क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैंने आपको एक्वायर कर लिया। दिस बिकम्स योर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उसके बाद कोसेंट्रिक इंटीग्रेशन, जहां पे रिलेटेड हम कहते हैं कि या तो आप प्रोसेस, प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी के कारण रिलेटेड हो, ये आपका कॉन्सेंट्रिक हो गया। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। एग्जांपल, टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील्स। उसके बाद है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, जहां पे आप दो अनरिलेटेड प्रोडक्ट में जा रहे हो, दैट इज योर कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद हम आ रहे थे रिट्रेंचमेंट में। रिट्रेंचमेंट में तीन स्ट्रेटेजी होती है। पहला टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब है कम बैक, यानी कि आपका लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को आपने लॉस को मिनिमाइज किया, प्रॉफिट्स में कन्वर्ट किया, दैट इज योर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। डाइवेस्ट। डाइवेस्ट की मतलब क्या है, कि आप उस इंडस्ट्री में तो रहो बट उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट मत करो। उसमें से जैसे हमने डॉग्स के बारे में बात की थी, हमने रेड सिग्नल वाली चीजों के बारे में बात की थी, तो यू टेक आउट योर इन्वेस्टमेंट बैक, दैट इज यू डाइवेस्ट। कि आप इंडस्ट्री में हो बट उतना एग्रेसिवली उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, डाइवेस्ट कर रहे हो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री छोड़ के चले जाओ, दैट इज योर लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी इन योर रिट्रेंचमेंट। और कॉम्बिनेशन मतलब इन सबका आप कोई भी कॉम्बिनेशन चला सकते हैं। इन्हीं स्ट्रेटेजीज को, मैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज को किसने डेवलप किया था? ग्लॉक एंड जॉर्ज ने। तो इसीलिए ही मैं क्या नाम देता हूँ, ग्लॉक एंड जॉर्ज जेनरिक स्ट्रेटेजीज। इसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या कह रहा है? आप सेफ गार्ड करो अपना एग्जिस्टिंग फंक्शन। कैसे? कि आप नए फंक्शनल चेंजेस मत करो। स्टेबिलिटी ये नहीं कह रहा कि कुछ मत करो, आप कुछ नया मत करो। सो इट्स नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, इट्स अ डू नो न्यू थिंग स्ट्रेटेजी। ये बात कर रहा है कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्व करते हुए चलो, साथ ही साथ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करो, ऑब्जेक्ट सेम गोल्स को परस्यू करो, सेम वेल टेस्टेड चीजों को परस्यू करो, और साथ ही साथ ध्यान रखो कि मार्केट में और क्या क्या चीजें चल रही है, ताकि आपका कंपिटिटर के रेलेवेंस में आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी रेलेवेंट रहे। परस्यू करो सेम गोल्स को, और प्रोपोर्शनेटली ग्रो करो हर साल धीरे धीरे। फिर हम बात कर रहे थे ग्रोथ। ग्रोथ को इसने दो हिस्सों में तोड़ा, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या, वो एंसॉफ वाली चीज है, यहाँ पे आप बिना किसी और की मदद के ग्रो कर रहे थे। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? इंटरनल ग्रोथ में आपका आ जाएगा आपका पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ आप बिना आउटसाइडर की हेल्प के ग्रो करते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप रीडिफाइन करते हो आप किस बिजनेस में हो। आप प्रॉमिसिंग फॉर स्ट्रेटेजी है ये, क्योंकि आप प्रोडक्ट वगैरह डेवलप कर रहे हैं, आप मार्केट डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा लेस
रिस्क इन्वॉल्व है। उसके बाद में इन्होंने एक रिपीटेटिव पॉइंट डाला है कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्विजिशन आता है। एक्सटर्नल एक्सपेंशन में क्या है, एक्सटर्नल एंड एक्सपेंशन में भी उन्होंने भी सेम चीज की है, बस इनको एक्सप्लेन कर दिया। तो इट्स बेटर कि इसको आप यहाँ ना लिख के एक्सटर्नल एक्सपेंशन में लिखे। एक्सटर्नल एक्सपेंशन में इट इंक्लूड्स डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन, मर्जर। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, आप अनरिलेटेड प्रोडक्ट में चले गए। एक्विजिशन क्या होता है, आपने किसी और कंपनी को एक्वायर कर लिया। मर्जर क्या है कि वो एक्विजिशन में वो दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन के एग्जिस्ट कर रही है, मर्जर में क्या है, दोनों ही कंपनी मिलके तीसरी कंपनी बन रही है। दैट इज योर कंसोलिडेशन। मर्जर में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है और वो अपना हिस्सा बना लेती है, और एक ओल्ड कंपनी एग्जिस्ट करती रहती है। दैट इज योर मर्जर। फिर उन्होंने आपको बताया रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में क्या होगा, आपकी तीन स्ट्रेटेजी: टर्न अराउंड, डाइवेस्ट, लिक्विडेट। लिक्विडेट मतलब मार्केट छोड़ के चले जाओ। टर्न अराउंड मतलब आप अपने कॉस्ट कम करने की कोशिश करो, प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करो। और उसके बाद है आपका डाइवेस्टमेंट। की डाइवेस्टमेंट के बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं दिया है आपको, बस इन्होंने रिट्रेंचमेंट को ही इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में लिख दिया है। इंटरनल में कह रहे हैं कि ऑपरेशनल टर्न अराउंड करो, कॉस्ट कम करो, रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करो, एसेट्स कम करो। एक्सटर्नल में ये क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी थोड़ी ज्यादा सीरियस है। यहाँ पे या तो आप डाइवर्स कर दोगे या आप लिक्विडेट कर दोगे, और कॉम्बिनेशन की ये सारी स्ट्रेटेजीज आप कॉम्बिनेशन में चला सकते हो। फिर हमारे प्यारे बिजनेस लेवल पे आते हैं कि बिजनेस लेवल मुझे बताता है कि मुझे किस धंधे में रहना है और उसमें कैसे कम, सॉरी, कॉर्पोरेट लेवल ने मुझे बताया कि मुझे कौन से धंधे में जाना है, व्हाट बिजनेस आई नीड टू परस्यू। अब हमारे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज पे ये मुझे बताते हैं कि उस बिजनेस में कैसे compete करना है। तो ये चीजें मुझे बताती है हमारी क्वार्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज। इनमें क्या क्या आता है, माइकल पोर्टर्स ने ये एक बुक लिखी थी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस, जिसमें इन्होंने बताया था कि बिजनेस लेवल की तीन स्ट्रेटेजीज हो सकती है। पहले ये देखो कि आप कौन से कस्टमर को सर्व करना चाह रहे हो। आप ब्रॉड बेस्ड कस्टमर्स को, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सर्व करना चाह रहे हो, तो आप इन अपर कॉलम में आओगे। बट आप नैरो, या आप कुछ लिमिटेड कस्टमर्स को सर्व करना चाह रहे हो, तो आप ये नीचे वाले ब्लॉक में आएंगे। अब ये स्ट्रेटेजी क्या क्या है, पहला कि मैं बहुत सारे लोगों को सर्व करूं, मैं बहुत सस्ता प्रोडक्ट बना के बेचूं, इसे मैं कहता हूँ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। मैं महंगा प्रोडक्ट बेचूं, प्रीमियम चार्ज करूं, लेकिन कुछ यूनिक, कुछ इनोवेटिव, कुछ अच्छी क्वालिटी का बेचूं। इसे मैं क्या नाम देता हूँ, डिफरेंशिएशन का। और वहीं पे सेम चीज कि मैं बड़े मार्केट में खेलना ही नहीं चाहता, मैं एक छोटे मार्केट में ही कस्टमर्स को सर्व करना चाहता हूँ, एक नीश मार्केट को सर्व करना चाहता हूँ, तो मैं उसे फोकस का नाम देता हूँ। और फोकस स्ट्रेटेजी के भी दो पार्ट, कि मैं उस फोकस मार्केट में सिलेक्टिव कॉस्ट पे खेलना चाहता हूँ, कि मैं उस फोकस मार्केट में सबसे सस्ते गुड्स दे सकता हूँ, दैट इज योर कॉस्ट फोकस। वहीं पे आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कि आप उसी फोकस मार्केट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाह रहे हो, दैट इज योर डिफरेंशिएशन। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, आप किस मार्केट को सर्व कर रहे हो, ये जो है ना, ये नीचे का क्वाड्रेंट बनता है आपका फोकस स्ट्रेटेजी, ये ऊपर वाले बनता है आपके डिफरेंशिएशन लीडर, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। अब इसी को थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं कि कॉस्ट लीडरशिप में आप सबसे कम प्राइस में सामान बेचेंगे। सबसे कम प्राइस में सामान कब बेच पाओगे, जब आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जब आपके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कम है, और जो आपके वैल्यू चेन जो है ना, वो बहुत कंट्रोल में है। तो ये तीन चीजें जब आप करोगे, तब आप लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाओगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि आपका कंपटीटर भी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करने लग जाए, तो आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा। सो यू नीड टू इंप्रूव कंटिन्यूअसली। यहाँ पे इन्होंने इतना ही कहा है। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं कॉस्ट स्ट्रेटेजी का। पार्ले जी बिस्किट सबसे सस्ता ग्लूकोज बिस्किट, ये कैसे हो पा रहा है, ड्यू टू योर कॉस्ट लीडरशिप। दूसरा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, कि डिफरेंशिएशन आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, आप कस्टमर को ज्यादा बेहतर सर्व कर रहे हो, उसकी अनमेट नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपनी रिसोर्सेज और यूनिक कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए, जो कस्टमर अभी तक अनसर्व था और जो प्राइस सेंसिटिव नहीं है। एक चीज याद रखना, जब कस्टमर को प्राइस से फर्क पड़ता है तो वो प्राइस सेंसिटिव होता है, तब आप कॉस्ट लीडरशिप के लिए जाते हो। जब कस्टमर को प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, वो प्रीमियम दे सकता है, वो ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, तब आप उसको क्या कहते हो, कस्टमर इज नॉट प्राइस सेंसिटिव, तब आप डिफरेंशिएशन के लिए आते हो। एग्जाम्पल, एप्पल 1-1 लाख के फोन लॉन्च कर रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन में। वहीं पे रेडमी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए फोन लॉन्च करता है, वो कॉस्ट लीडरशिप में जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर नहीं है डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे वो उसकी अपनी, उसको आप कुछ यूनिक दो, कुछ इनोवेटिव दो, दैट इज टू सेटिस्फाई हिम बाय प्रोवाइडिंग समथिंग यूनिक यूजिंग योर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये सक्सेसफुल कब होगा, हम डिफरेंशिएशन को सक्सेसफुल तब मानेंगे जब
कस्टमर आपके लिए प्रीमियम देना शुरू कर दे, आपके प्रोडक्ट के लिए एक्सेसिव पैसे देना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं प्रीमियम। उसके लिए आप, जिसके कारण आपका पर यूनिट रेवेन्यू इंक्रीज होगा, आपके जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के खर्चे हैं उससे ज्यादा आपका सेल्स होगा। दैट इज व्हाट दे हैव गिवन हियर। और इस स्ट्रेटेजी में कुछ चीजों का ध्यान रखना, क्या क्या, आप ना कुछ ना हाई क्वालिटी का रिसर्च करना, कुछ इनोवेशन करना, आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट एंड सर्विस देना, आप है ना एक ब्रांडिंग करना, आप कंटिन्यूअसली अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट करना, एक रिग्रेस ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना। और आपका प्रोडक्ट जो है ना अजाइल रहना चाहिए, कि वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ताकि वो कंज्यूमर की नीड्स को मीट करे। और फोकस स्ट्रेटेजी इसमें उन्होंने कहा कि आप एक नीश मार्केट को, एक छोटे मार्केट को सर्व करते हैं जिसकी नीड्स पे आप फोकस करते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप वहां पे कॉस्ट लीडरशिप के थ्रू जाए, कि आप एक छोटे मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेच दे। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक टाइम्स एक छोटे मार्केट को सर्व करता है, न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए एक इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते होंगे, और वो भी 6 रुपए में आपको वो न्यूज़पेपर मिल रहा है। तो दिस इज फोकस कॉस्ट लीडरशिप। वहीं पे आप बात करें कि फोकस कॉस्ट डिफरेंशिएशन की, कि जहां पे आप एक छोटी ही मार्केट को सर्व कर रहे हैं लेकिन आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। जिसका हमने एग्जांपल देखा था रोल्स रॉयस, कि लग्जरी कार कितने ही कम, कार्स हर कोई खरीदता है लेकिन लग्जरी कार्स, अल्ट्रा लग्जरी कार्स बहुत कम लोग खरीदते हैं, और उसमें भी उनको एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देना, कस्टमाइज प्रोडक्ट देना, वो चीज रोल्स रॉयस करता है, तो वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर फोकस डिफरेंशिएशन। तो ये चैप्टर पढ़ने में हमें कुछ 6-7 घंटे लगे थे, हमने 1 घंटे 20 मिनट में रफली से अच्छे से रिवाइज करके खत्म किया है। तो ये था हमारा रफ्तार रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4। अब मैं आपसे मिलता हूँ चैप्टर नंबर 5 के सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन में। सो बाय बाय, एंड आई एक्सपेक्ट कि आपने ये जो डायग्राम्स है, द वन थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू डू, इसकी ये जो डायग्राम्स है ये एक बार आप ड्रॉ करके देखे। अगर ये वाला कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी का नहीं भी करना एक बार का तो चलेगा, बट ये जो मैट्रिसेस हमने देखी थी ना, ये वाली बीसीजी एंड सॉप, इन सबको ड्रॉ करके देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको तब क्या करना है। जैसे कि हम मैकेंजी की मैट्रिक्स है, मैकेंजी की मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था, सबसे पहले आप, हाउ विल यू ड्रॉ, यू टेक अ रफ पेपर, यू मेक लाइंस, कि आपने सबसे पहले 2 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लिए, कि मैं बना रहा हूँ मैकेंजी की मैट्रिक्स, इस तरफ आएगा मेरा मार्केट अट्रैक्टिवनेस एक होराइजन पे, दूसरे होराइजन पे आ जाएगा मेरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फिर मैं देखूंगा मेरी स्ट्रेंथ हाई मीडियम लो है, मेरा मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई मीडियम लो है, फिर मैं ये सेगमेंट्स ड्रॉ कर दूंगा, फिर मैं बीच से एक येलो लाइन, ऊपर ग्रीन लाइन, नीचे रेड लाइन। ग्रीन लाइन का क्या मतलब है, इज टू इन्वेस्ट, येलो लाइन का मतलब क्या है, टू होल्ड, और रेड लाइन का क्या मतलब है, रेड लाइट का क्या मतलब है, इज टू हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। तो ऐसे करके ये डायग्राम ड्रॉ करके देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि कहाँ पे कौन कौन से एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, चारों मॉडल्स में। नंबर 1, नंबर 2, कि कौन से सेगमेंट में मुझे क्या करना है। सो दैट्स हाउ यू रिकॉल दिस चैप्टर के चारों टूल्स। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर 4 यहाँ खत्म किया है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।